तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम शुरू करते हैं, जिसमें बात करूंगा आज मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के एक्सटेंडेड वर्जन को लेके। पिछली जो क्लास रही थी उसमें मैंने आप लोगों से बात करी थी कि जब भी हमारे पास में कांस्टेंट एक्सेलेरेशन होता है तो कितने तरह के पाथ बन सकते हैं। एक मेरे पास में स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है या फिर मेरे पास में पैराबोलिक पाथ बनता है। बहुत अच्छे से उन चीजों को समझा और ये भी देखा कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो हमेशा एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करता है। साथ ही आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक, जैसे हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना या फिर एच मैक्सिमम निकालना या फिर रेंज निकालना, अच्छे से आप लोगों ने सीखा। और उसमें आपने चीजों को रटा नहीं है, सिर्फ समझा है कि हाँ मेरे पास में जो इनिशियली दो रिलेशंस होती थी, एक तो टाइम की जो होती थी 2u/g, ये यूज किया है, और h मैक्स के लिए मैं यूज करता हूँ u²/2g। इन्हीं को यूज करते हमने डायरेक्शंस को देखा था कि ये मेरे पास में y डायरेक्शन बन जाएगा, यानी कि ये वेलोसिटी जो रहेगी y वेक्टर मेरे पास में यूज कर लेंगे, यानी कि y डायरेक्शन के अंदर में, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर में क्या कंपोनेंट, क्या वैल्यूज मेरे पास में रहती है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज का यूज करके हमने सारी कैलकुलेशंस करी थी। साथ ही आप लोगों ने देखा था कि उसके ऊपर में किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, और मैंने लास्ट में आप लोगों को ये न्यूमेरिकल पर लाकर छोड़ा था और मैंने कुछ इससे आपसे इसका सॉल्यूशन पूछा था कि मुझे वो टाइम बताना है कि एक पार्टिकल है जिसको मैं 20√2 पर प्रोजेक्ट करता हूं 45 डिग्री पर, फाइंड आउट द टाइम व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 82 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। यानी कि जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है उसके साथ में 82 डिग्री का एंगल कब बनाएगा। और बहुत से लोगों ने इसका आंसर भी दिया और सही आंसर इसका 3.5 सेकंड आया था। अगर ये आया आपका तो सही है भाई, अगर नहीं आया तो मैं यहाँ पर उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करूंगा, आप अच्छे से उसको समझेंगे। एक जो सोचने का दायरा है वो भी आपका खुलेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन को हम किस तरह से अप्रोच भी कर सकते हैं। ठीक, बाकी मैं बता दूं कि भाई आप लोगों को जो ऐप के ऊपर में कोर्स देख रहे हैं, अपने कंटेंट सेक्शन में जाएंगे, सारा मटेरियल वहां पर अपलोडेड है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जो YouTube के ऊपर में देख रहे हैं वो जाकर अपने टेलीग्राम चैनल बना हुआ है भाई, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर लिमिटेड अमाउंट में हमने जो कंटेंट दिया हुआ है वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को लेता हूं मैं, जो क्वेश्चन गिवन था इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया था पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट ए स्पीड ऑफ 20√2। तो कोई इशू नहीं, इसके अंदर में हमने बना लिया कि एक पार्टिकल है उसको हमने प्रोजेक्ट किया है यहां पर 20√2 पर। देखिए आज की जो क्लास रहेगी ना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसके अंदर में एक्सटेंसिव लेवल तक मैं लेके जाऊंगा प्रोजेक्टाइल मोशन को, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली जो क्लासेस रही है वो बेसिक था, बेसिक के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आज की जो रहेगी जिसके अंदर में हम 10 से 15 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सोल्व करेंगे, बहुत ही बेसिक बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम के अंदर में आए और अपने आप में कंसेप्ट रखते हैं। तो जितने भी कंसेप्ट आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के बन सकते हैं सारे हम यहाँ पर इसके अंदर में देख लेंगे। यहाँ पर मैंने कहा कि 45 डिग्री पर इसको प्रोजेक्ट किया है, कितनी स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 20√2 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक भाई, अगर ये मेरे पास में 20√2 दिया गया है तो मैं इसका x कंपोनेंट निकाल लूं तो ये मेरे पास में 20 आ जाएगा, और y कंपोनेंट भी मेरे पास में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप सभी को जानकारी है इसकी कि ux में निकालना चाहता हूं तो u cos 45 डिग्री रख दूंगा, तो यहाँ पर 20 इंटू में 1/√2, और ये 20√2 था ना, तो √2 से √2 कैंसिल, 20 आ गया। इसी तरह से मेरे पास में y कंपोनेंट भी इसका 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, अब ये जो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर में, उस वर्ड को समझो, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 82 डिग्री। अब ये 82 डिग्री बना रहा है किसके साथ में, इनिशियल वेक्टर के साथ में। अब इनिशियल वेक्टर कौन सा है, वेलोसिटी का ये है 45 डिग्री, ये हो गया मेरे पास में, तो ये कहीं ऐसे मेरे पास में 37 डिग्री और बन जाए ये वाला, तो मैं कह सकता हूं कि इनिशियल के साथ में ये टोटल कितना बना भाई, ये 82 डिग्री, 45 प्लस में 37 मेरे पास में 82 डिग्री इसका बन गया। लेकिन मुझे तो अपने इस पाथ पर देखना है ना भाई, होना तो ये चाहिए ना कि इसके साथ में मेरे पास में 82 डिग्री का एंगल बने। तो मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि भाई मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो फाइनल जब ये 82 डिग्री बना रहा होगा तो कहीं यहां पर मेरे पास में होगा ऑब्जेक्ट जो कि इसके पैरेलल होगा, यानी कि ये जो वेक्टर है इसी के पैरेलल में होगा, जो कि कितना एंगल बना रहा होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ में। यहां पर आप देखेंगे तो ये मेरे पास में 37 डिग्री बन रहा होगा। ये मेरे पास में वेक्टर हुआ, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, तो ये मैं कह सकता हूं कि इसके पैरेलल है, यानी कि ये 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो बनाएगा टोटल जो एंगल बनेगा इसका 82 डिग्री बन जाएगा। भाई इसके पैरेलल में बना है तो हॉरिजॉन्टल में ये 37 बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ में ये भी 37 बना रहा है, तो कहीं इनिशियल वेक्टर जो वेक्टर है मेरे पास में, जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में रहा होगा, उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहा होगा, तभी तो बन सकता है। भाई ऊपर तो मेरे पास में यहां पर जाएगा, हॉरिजॉन्टली चला जाएगा ये,
ये मेरे पास में वर्टिकल जाएगा, लेकिन ये 82 डिग्री तो नहीं बनाएगा, 37 डिग्री तो नहीं बनाएगा। इस पॉइंट पर जब मेरी वेलोसिटी आ रही होगी, जो पार्टिकल है वो इस पॉइंट पर जब पहुंचा होगा तो वो कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल के साथ में 37 डिग्री बना रहा होगा। 45 उसका ये हो गया और टोटल 45 ये 37 ये मेरे पास में, तो टोटल उसका एंगल बन गया कितना 82 बन गया। तो यहाँ पर मेरे लिए अब सॉल्यूशन करना बहुत ईजी हो गया। तो ये आपके पास में कंपोनेंट कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहता है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में कांस्टेंट रहता है, तो ये वैल्यू मेरे पास में 20 मीटर पर सेकंड रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हमेशा कांस्टेंट इसके अंदर में बना रहेगा। इसको मैं मान लेता हूँ वी वाई है, ये फाइनल वेलोसिटी उस टाइम पर ये रही होगी इसकी वी वाई। कब, जब हमने ये देखा कि पार्टिकल जो है वो 37 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, या फिर इनिशियल वेक्टर के साथ में 82 डिग्री का बना रहा होगा। और साथ ही मैंने आप लोगों को एक जानकारी और भी दी थी कि जब भी आपके पास में टेंजेंट 37 डिग्री आ जाए तो आपको 3/4 लिखना होता है, और टेंजेंट 53 आ जाए आपके पास में तो 4/3। ये दो इक्वेशंस, दो ट्रायंगल्स मैंने आप लोगों को सिखाई थी उसके अंदर में, कि बार बार ये चीजें हमारे लिए यूज होती चलेंगी। तो इन दोनों वैल्यूज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि टेंजेंट 37 जो है, टेंजेंट 37 यहां पर आया आपके पास में, दिस इज इक्वल टू 3/4, और परपेंडिकुलर कौन हो गया मेरे पास में, वी वाई हो गया, वी वाई डिवाइडेड बाई बेस कौन सा हो गया मेरे पास में 20 हो गया। तो यहाँ पर आपके पास में 20 आ गया। दोनों का आप यहाँ पर सोल्व आउट करो तो कितना आ जाएगा भाई, ये 5 से कट गया ये, तो वी वाई आपके पास में आया 15 मीटर पर सेकेंड। यानी कि फाइनल जो वेलोसिटी यहाँ पर आप लोग के पास में बन रही होगी, दिस इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक, लेकिन मुझे ये नहीं निकालने के लिए बोला गया, मुझे तो टाइम निकालने के लिए बोला गया है कि भाई उस टाइम पर क्या चीज कितना मेरे पास, वो टाइम कब होगा जब ये 37 डिग्री यहाँ पर बना रहा होगा। कोई इशू नहीं, इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास में जब वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया वेलोसिटी, तो यहां पर मेरे पास में हो गया -15 मीटर पर सेकेंड। यहां तक समझ आती है बात। तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लगा दूं अपना, जो फाइनल वेलोसिटी वाला होता है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई, वाई डायरेक्शन के अंदर में लगा दें हम तो ये मेरे पास में ए वाई टी ये वाला लगा सकता हूं मैं, कि एक्सेलेरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी वाई डायरेक्शन के अंदर में आएगा। तो वैल्यूज को आप पुट डाउन करो, -15 इक्वल टू यू वाई की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में, यू वाई की वैल्यू यहां पर आप देखो, इनिशियल वेलोसिटी उसके पास में कितनी थी 20 थी, अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव रहेगा इसका, माइनस क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरे पास में जी लग रहा है तो 10 आ गया जी, एक एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम मुझे निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर आप इसको सोल्व आउट करो तो ये सोल्व करेंगे आप लोग, तो ये हो गया मेरे पास में -35, और यहाँ से हो गया ये -10t। तो t की वैल्यू जो आई आपके पास में 3.5 सेकेंड। तो यहां से आपको समझ में आता है कि भाई 3.5 सेकेंड के बाद में ये पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, जो कि 37 डिग्री बना रहा होगा, किसके साथ में, इनिशियल वेक्टर के साथ में, जो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर था उसके साथ में 37 डिग्री का एंगल यहां पर बना रहा होगा। तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच थी वो सिर्फ ये समझना था कि वो मेरे से पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो 82 डिग्री बनाए इनिशियल वेक्टर के साथ में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए था, अच्छा 82 डिग्री बना रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा वेक्टर इस डायरेक्शन में होना चाहिए, जो कि इस प्रोजेक्टाइल इस ट्रेजेक्टरी के ऊपर में कहीं यहां पर इसके पैरेलल में बना के देखो तो कहीं यहां पर आ रहा होगा। और यहां पर आने के बाद में मैंने ये यूज किया कि टेंजेंट 37, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं मैं इसके, ये ट्रायंगल बन जाएगी मेरे पास में, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस तो 3/4 वी वाई डिवाइडेड बाई 20, क्योंकि वेलोसिटी मेरे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पर आ रही है तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, -15 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे वो टाइम निकालना है तो मैं अपनी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80 विद साइन कन्वेंशन। इसके साथ इसके ऊपर में वैल्यूज को हम रखेंगे, वी वाई की वैल्यू -15 थी, यहाँ पर मेरे पास में जो u था, u यहाँ पर था जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में था, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन आप लोगे जो भी आपने ओरिजिन पॉइंट लिया, तो -10t यहाँ से वैल्यू रखेंगे 3.5 सेकेंड आगे। अगर फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो, आप इसको सोल्व करके देखना। मैंने कहा कि भाई मेरे पास में जो वैल्यू है 53 डिग्री पर मैंने इसको यहाँ से थ्रो आउट किया है, और मुझे ये बताना है कि ये मेरे पास में 30 डिग्री का एंगल, यानी कि ये टोटल बना 83 डिग्री एंगल कब बनाएगा, इसको सोल्व करो आप लोग। 83 डिग्री एंगल मेरे पास में कब बनाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 30 मेरे पास में 30 डिग्री है, और ये वैल्यू मैं आप लोगों को देता हूँ, ये 50 मीटर पर सेकेंड पर यहाँ से मैंने इसको थ्रो किया है। तो 50 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको ये निकालना है इसका कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, और इसकी एक ट्रेजेक्ट्री बना लेनी है। फिर हमें देखना कि 30 डिग्री जो बनाएगा उसका पैरेलल कहीं ना कहीं कंपोनेंट रहेगा, उसके भी दो कंपोनेंट आपको रिजोल्व कर लेने, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। निकालिए इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम निकालिए कि कब ये
30 डिग्री एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ में, या फिर दूसरा तरीका जो बता सकता है, दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि 83 डिग्री एंगल ये कब बना रहा होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास में बन सकते हैं। तो अब जो आगे हम चीजें पढ़ेंगे, बड़े ही बेहतरीन चीजें इसके अंदर में मैं अब आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करूंगा इसकी। मैं मान लो मेरे पास में एक प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने किया, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में मैंने दो चीजें डाली, एक ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है 42 डिग्री पर, और दूसरी जो ऑब्जेक्ट थी उसको मैंने थ्रो किया है, यहां पर मैंने उसको थ्रो किया है 49 डिग्री पर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास में ये बताओ कि रेंज किसकी ज्यादा होगी, रेंज किसकी ज्यादा होगी, यानी कि कौन दूर जाकर मेरे पास में ऑब्जेक्ट जो है वो गिरेगा, कितनी दूर तक मेरे पास में ऑब्जेक्ट गिर सकता है। तो आपको ये बताना है इसके अंदर में। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा कि इनकी रेंज तो मेरे पास में सेम होनी चाहिए, जो आप लोग पढ़ते हैं ना कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का। पहले भाई ये भी तो देख लेना कि 45, 49 और 42 है, इनका मेरे पास में सम जो है वो 90 डिग्री नहीं आ रहा है, यानी आप जो सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला फॉर्मूला है वो इसके अंदर में नहीं लगा सकते। तो आपको इसके अंदर में क्या यूज करना पड़ेगा, यहां पर आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि रेंज जो होती है मेरे पास में, रेंज को आप कैसे डिफाइन करते हैं भाई, रेंज को आप डिफाइन करते हैं यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। और ये मुझे अगर आर मैक्सिमम लेकर चलनी है तो आर मैक्सिमम लेने के लिए ये जो वैल्यू है साइन 2 थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा है, अगर ये मेरे पास में 1 हो जाए तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी आ जाएगा। ठीक, तो यहां से आपके पास में आया साइन 2 थीटा मेरे पास में 1 कब हो सकता है, जब ये 90 डिग्री हो। 90 डिग्री कौन, 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाए 45 डिग्री, यानी कि मैक्सिमम जो रेंज हो सकती है वो मैक्सिमम रेंज एक प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में तब होगी जब आप थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे। अब क्वेश्चन यहां पर आया कि भाई ये बताओ कि 42 डिग्री दिया है 49 है, हालांकि है तो दोनों 45 के पास में, लेकिन रेंज इसमें से किसकी ज्यादा रहेगी। तो ये तो आपके पास में आर मैक्सिमम की कंडीशन है। आप इसको ध्यान रखेंगे कि जैसे आप लोग देखते हैं फुटबॉल जब खेलते हैं लोग, तो वो उसको बॉल को किक करने की कोशिश करते हैं 45 डिग्री पर, या फिर कोई भी भाला फेंकता है या फिर कोई भी आप थ्रोवर होता है तो आप देखते हैं कि वो मैक्सिमम उसको रेंज फेंकनी होती है तो कोशिश करते हैं 45 डिग्री के ऊपर में उसको थ्रो आउट करने की। क्यों, रीजन यही है कि 45 डिग्री पर बॉल जो है बहुत दूर तक जाकर गिरेगी, या कोई भी ऑब्जेक्ट है बहुत दूर जाकर गिरेगी, तो इसलिए हमें रेंज मैक्सिमम रखनी पड़ती है, तब हम एंगल 45 डिग्री पर थ्रो करते हैं। लेकिन यहां पर जब आप लोग इसके अंदर में देखेंगे तो यहां पर आप देखो कि मेरे पास में u तो जो है दोनों के अंदर में फिक्स है, मैंने इसका भी u फिक्स किया है और यहां पर भी u मैंने फिक्स किया है। तो मैक्सिमम रेंज वहां पर आएगी इन दोनों केसेस के अंदर में जो बॉडी मेरे पास में 45 डिग्री के पास रहेगी, 45 डिग्री के पास रहेगी, उसका मेरे पास में रेंज ज्यादा रहेगा। तो यहां पर देखो कि 45 डिग्री के पास में कौन है, 45, एक तो 42 दे रखा है और एक मेरे पास में 49 दे रखा है, तो कौन सा पास है, इनका डिफरेंस देखोगे आप लोग तो यहां पर आई मेरे पास में 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहां पर देखेंगे तो ये मेरे पास में 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो पास वाला कौन सा है मेरे पास में, जो 42 डिग्री है वो पास है किसके, 45 डिग्री के। तो आप ये कहेंगे कि जो 42 डिग्री वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी रेंज ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 49 डिग्री। तो इसके अंदर में ध्यान रखेंगे कि जो भी 45 डिग्री के पास में रहेगा उसकी रेंज मेरे पास में क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी, अगर मुझे दो चीजों को कंपेयर उसके अंदर में करना हो जाए। ठीक भाई, अब इसके अंदर में हम आगे एक क्वेश्चन और दिखा देंगे, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन है पर्सन कैन थ्रो ए पार्टिकल अप टू मैक्सिमम हाइट h। क्वेश्चन गिवन है कि ए पर्सन कैन थ्रो ए पार्टिकल अप टू मैक्सिमम हाइट, एक मैक्सिमम हाइट h तक वो उसको थ्रो कर सकता है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ही कैन अचीव, मैक्सिमम रेंज ही कैन अचीव, मैक्सिमम रेंज कितनी वो अचीव कर सकता है। तो कोई इशू नहीं इसके अंदर में, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक पढ़ा रहा हूं अभी, तो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंसिव लेवल पर लेके जाऊंगा अभी मैं, लेकिन ये जो चीजें हैं छोटी छोटी जो आपके एग्जाम के अंदर में पूछ लेता है कई बार एग्जामिनर, तो ध्यान रखेंगे कि एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम था, उसके अंदर में ये क्वेश्चन डाला गया था। और इस क्वेश्चन के अंदर में ये बोला गया था कि एक पर्सन जो है वो एक पार्टिकल को h हाइट तक थ्रो कर सकते हैं। तो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज कितनी अचीव कर सकता है उसके अंदर में। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि भाई मेरे पास में आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है, यू स्क्वायर बाई जी, और एच मैक्स की वैल्यू मेरे पास में क्या होती है,
u स्क्वायर बाई 2g, यानी कि दोनों ही वैल्यू मेरे पास में कहां पर किस पर डिपेंड कर रही है, वो u पर डिपेंड कर रही है, u पर डिपेंड कर रही है यहां पर। और u हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट का जो जिससे भी वो थ्रो करेगा उसका u मैंने कांस्टेंट रख लिया है। तो यहां से आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं अगर इसके अंदर में रख दूं तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि r मैक्सिमम जो है ये u स्क्वायर बाई g है, और ये यहां पर आप देख रहे हो तो ये मेरे पास में r मैक्सिमम, अगर यहां पर इसको मैं r मैक्स मान लूं, यहां पर r मैक्स मान लूं, तो ये मेरे पास में क्या हो गया, इसका ट्वाइस है, आर मैक्स का ही तो ट्वाइस है ये। तो यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो मेरे पास में एच मैक्स होगा वो जितना रहेगा उसका अगर मैं ट्वाइस कर देता हूं तो वो रहेगी उसकी क्या, आर मैक्सिमम। यानी कि जितनी अगर मैं एच मैक्सिमम फेंक पा रहा हूं तो उसका अगर मैं 2 गुना कर दूंगा एच मैक्स का तो वो उसकी क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। यानी कि जितना हाइट में ऊपर की तरफ में फेंक पा रही है ऑब्जेक्ट, उसका 2 गुना कहां पर फेंक देगी, वो उसकी रेंज में डिसाइड करेगा, यानी कि इतनी दूरी तक वो एक्स एक्सिस के ऊपर में उसको फेंक सकता है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर में आप लोगों ने देखा कि जब हमने रेंज को लेकर बात करी तो रेंज हमारी जो थी, जब हम 0 से और 45 डिग्री की तरफ में जा रहे थे, यानी कि जब हमने थीटा जो लिया था वो हमने 0 से 45 डिग्री पर लिया, तो हमारी रेंज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, रेंज जो थी वो हमारी इंक्रीज हो रही है। और जब हम थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर पहुंच गए थे तो रेंज हमारी क्या हो गई थी, मैक्सिमम हो गई थी। और साथ ही जब हमने देखा कि जब मैंने थीटा जो लिया उसको मैंने 45 डिग्री से बढ़ाना शुरू किया और 90 डिग्री तक गया मैं, तो 90 डिग्री या फिर उसके इक्वल गया, तो रेंज आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा केस बन रहा है जहां पर आपकी रेंज मैक्सिमम हो रही है, लेकिन जब आप 0 से 45 डिग्री पर आ रहे हैं तो वहां पर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्रीज हो रही है। मान लो जैसे बात करूं मैं कि यहां से आपकी रेंज ऐसे बढ़ना शुरू किया, तो 2 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिसके ऊपर में आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो सेम रेंज को डिसाइड करेगी, यानी कि सेम रेंज वो कवर कर रही होगी। जब आप जा रहे होंगे 0 से 45 डिग्री पर तब वो आपको इंक्रीजिव वे में मिलेगी, और जब आप 45 से 90 डिग्री पर आ रहे हो तो इंक्रीज होने के बाद में वापसी आप आ रहे होंगे, क्योंकि रेंज हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज होती आएगी। तो डिक्रीज होती आएगी तो वापसी के टाइम पे भी आपको सेम टाइप की रेंज मिलेगी। मान लो आप पहले यहां से गए, फिर आप ये इस तरह से गए, ये आप जब मतलब आप थीटा जो है बढ़ाते जा रहे हैं, जब थीटा बढ़ाते जा रहे हैं, ये मैं वो केस दिखा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन जब आप वापसी आ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ये मान लो मेरे पास में वापसी आने की है, तो वापसी आते टाइम पे भी आपको वही रेंज मिलेगी, क्योंकि हमने क्या देखा, वो डिक्रीज होती आएगी। उस एंगल पर मैं उसको थ्रो करूंगा तो ये वापसी मेरे पास में डिक्रीज होती आ गई है। तो डिक्रीज होती आ रही है तो आपको एक ही रेंज 2 बार मिलेगी, ठीक है ना, या एक बार तो आपको जाते टाइम मिलेगी और एक बार आपको जब रेंज जो है डिक्रीज होती आएगी, यानी कि एंगल आप 45 से 90 डिग्री के बीच में लेके जाओगे तब आपको वो मिलेगी। तो इस केस के अंदर में आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेरे पास में थीटा और 90 माइनस थीटा, इन दोनों वैल्यूज के लिए रेंज जो होती है वो हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसा कि इसके अंदर में मैं दिखाऊं आप लोगों को कि मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने थ्रो किया है यहां से यहां तक, और ये एंगल हमने मान लिया कि थीटा है, ठीक, ये थीटा हमने मान लिया, तो ये मेरे पास में रेंज हमने मान ली है, दिस इज आर। तो 90 माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कहीं ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में t1 रहेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका एच मैक्स में भी चेंज हो सकता है, इससे ज्यादा होगा, और ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्योंकि ये हवा के अंदर में ज्यादा रहेगा, और ये कौन से एंगल पर रहेगा, ये 90 माइनस थीटा। तो 2 ऐसे एंगल हमारे पास में आ जाते हैं जब हमारी रेंज जो होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसी के रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं कि मान लो मेरे पास में 2 पार्टिकल हैं, ये चीज समझ आई आप लोगों को कि 2 ऐसे एंगल्स होते हैं जिनके ऊपर में हमें क्या मिलती है, रेंज जो होती है वो सेम मिलती है। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, काफी अच्छा है, इसके अंदर में कंसेप्ट भी है, और इसके अंदर में आपको पिछले जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हैं ना उन्हीं का यूज करते हुए इसके अंदर में आपको देखना है चीजें। मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी आप लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट्स को थ्रो किया है। एक ऑब्जेक्ट यहां से आपने फेंका u वेलोसिटी से और ये आपके पास में यहां पर आ गया, ये उसकी रेंज हो गई है यहां से यहां तक की, मान लिया हमने r1 रेंज है क्वेश्चन के अंदर में जो गिवन है। और दूसरे ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है, इसको मैंने u1 वेलोसिटी से किया है, और दूसरी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया है, ये सेम h मैक्स को अचीव करेगी और यहां पर मेरे पास में आकर गिर रहा है, और ये मैंने रेंज जो मान ली है इसकी r2 है, यहां पर हमने मान लिया इसका r2 है, तो ये यहां पर मेरे पास में दोनों की h मैक्स जो है वो सेम रहेगी। जो केस मैंने दिया है इसके अंदर में
यानी कि h मैक्सिमम सेम हाइट अचीव करेगा, ये h मैक्स हमने इसका अज्यूम कर लिया। अच्छा, अब मैं जो क्वेश्चन के अंदर मैं पूछ रहा हूं और इसको मैंने थ्रो किया u2 वेलोसिटी से, तो आपको कमेंट करना है u1 एंड u2 पर, यानी कि इनकी जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं जो यहां से आपने थ्रो किया है, क्या ये मेरे पास में सेम है, यानी कि u1 इज इक्वल टू u2, या फिर u1 ग्रेटर देन u2, या फिर तीसरा ऑप्शन है मेरे पास में u1 इज लेस देन u2, या फिर नन ऑफ अबव। तो ये मैंने 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। आपको बताना है कि ये जो वेलोसिटीज हैं मेरे पास में सेम है या फिर ज्यादा है, u1 u2 से ज्यादा है, या फिर u1 कम है u2 से। तो करो इसको सोल्व, कैसे आप इसको अप्रोच रखेंगे। सारी चीजों का जितना भी था हमने पढ़ा था उन्हीं का सम अप करते हुए यहां पर आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। देखो, आपने ये चीज तो कंफर्म है कि भाई दोनों की एच मैक्स है। जब ऑब्जेक्ट मेरे पास में ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके पास में 2 वेलोसिटीज होती है, इतना तो पता होगा सभी को आपको कि यहां पर जो कंपोनेंट होता है इसको हम यू एक्स बोलते हैं और ऊपर की डायरेक्शन में जो जा रहा है इसको हम यू वाई बोलते हैं। तो उसको वर्टिकल ले जाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है भाई? बिल्कुल सही, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो उसको ऊपर ले जाने के काम आता है। तो यहां से आपने देखा कि भाई मेरे पास में इसकी वर्टिकल वेलोसिटी इसका जो एच मैक्स है दोनों ऑब्जेक्ट्स का मेरे पास में सेम है। क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं कि एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। और क्योंकि मैंने बताया था कि आपको इसके अंदर में वर्टिकल लेके जाना है तो यहां पर आप लोग लगाएंगे इसका y कंपोनेंट, यानी कि यू वाई में जो भी आएगी। अब वो इसको भी हम सोल्व आउट करने मैंने सिखाया था आप लोगों को कि हम इसको u साइन थीटा लिखते हैं, लेकिन हम आगे क्योंकि बार बार हमारे पास में इसका यूज होगा तो मैं एक ही फॉर्मूले पर स्टक होता हूं और यू वाई कर देता हूं उसको लिखने को। तो मैं ये भी लिख सकता हूं इसको यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, आप इसको ये भी लिख सकते हैं। लेकिन बार बार हमें जरूरत पड़ेगी इसको, तो हम ये मान के चलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर में मेरे पास में ये रहेगा यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, हम इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखना जानते हैं। ठीक भाई, अब क्योंकि दोनों की एच मैक्स मेरे पास में सेम है, अगर मैं इसको 1 मानूं और दूसरे वाले का भी एच मैक्स मेरे पास में सेम है तो इसका भी u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g दोनों का सेम रहेगा, यानी कि दोनों ही कहीं ना कहीं मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि दोनों के मेरे पास में अगर इक्वल है तो g मेरे पास में कांस्टेंट होता है, g कांस्टेंट है, 2 मेरे पास में कांस्टेंट है, तो uy1 और uy2 इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा, यानी कि u11 इज इक्वल टू uy2। यानी कि आपने ये तो कंफर्म कर दिया कि भाई दोनों का मेरे पास में जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटीज का वो तो मेरे पास में सेम हो गया। लेकिन क्या मेरी वेलोसिटी जो है वो केवल वर्टिकल कंपोनेंट को लेके बनी है दोनों की? भाई u1 की मेरे पास में uy1 मान लेता हूं और u2 की मैं मान लेता हूं uy2 मान लेता हूं, लेकिन क्या मेरे पास में दोनों वेलोसिटी जो है वो एक ही कंपोनेंट को लेकर बनी है? आंसर इज नो, क्योंकि इसके पास में एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है और एक मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है भाई, आपने दोनों की बता दिया कि वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों के सेम आए, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो अभी रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जब आप बात करते हैं कोई भी कंपोनेंट को आप तोड़ना चाह रहे हैं तो वो 2 चीजों को रिजोल्व होकर बनता है, एक मेरे पास में एक्स एक्सिस की तरफ में होता है, एक उसका वाई कंपोनेंट होता है। तो वाई कंपोनेंट इनका क्या आ गया? मेरे पास में सेम आ गया। अब बात करते हैं इसके एक्स कंपोनेंट को लेके। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर में मेरे को दिख रहा है कि उसको हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए उसका एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रेंज कौन से की ज्यादा है? रेंज पहली वाली ऑब्जेक्ट की देखेंगे u1 की यहां तक आ रही है r1, और दूसरे वाली की आप लेके आ रहे हो r2 इस पॉइंट तक आ रहा है। तो यहां से आप लोग देखेंगे कि r1 दैट इज इक्वल टू ux, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में क्या रहेगा? t हम मान लेते हैं इसका, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर एच मैक्स मेरे पास में सेम है तो उसका टाइम पीरियड मेरे पास में क्या रहेगा? वो भी यहां पर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड भी मेरे पास u बाई जी इस पर ही डिपेंड करता है, तो दोनों की u बाई जी मेरे पास में सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी दोनों ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा? मेरे पास में सेम रहेगा। तो ux मेरे पास में ux1t मेरे पास में आ गया किसका? जो r1 रेंज है इस वाली ऑब्जेक्ट का। और दूसरा जो मेरे पास में r2 आएगा, इसको आप ये बोल सकते हैं कि ux2, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम होगा। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है कि नहीं भैया आप लोगों को, कि टाइम ऑफ फ्लाइट भी मेरे पास में सेम रहेगा, एच मैक्स तो मेरे पास में सेम है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे पास में uy1 और uy2 मेरे पास इक्वल आ गए हैं। लेकिन जब आप टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर चलते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी तो इनिशियल वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है और वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है, और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के क्या आ गया? सेम आ गया। तो टाइम 1 इज इक्वल टू टाइम 2 ही आपके पास में रहेगा, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में सेम रहेंगे ऑब्जेक्ट्स का। और हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी इनटू में टाइम आ गया, तो दोनों का वेलोसिटी और टाइम आप लोगों ने लिया कि हमने उसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई किया,
तो दोनों का आप रेशियो देखेंगे तो R1 डिवाइडेड बाई R2 Ux1 डिवाइडेड बाई Ux2, और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में कैंसिल आउट हो गए, और यहां पर सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि R2 जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू R1। अगर ये वैल्यू मेरे पास में आ रही है तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि U1 यानी कि Ux1 इज ग्रेटर देन Ux2, यानी कि दूसरी वेलोसिटी जो है वो मेरे पास में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, पहली वेलोसिटी मेरे पास में ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू सेकेंड। तो जो पहला वेलोसिटी आया जिसके दो कंपोनेंट थे Uy1 और Ux1, और दूसरी जो वेलोसिटी थी जिसके कंपोनेंट थे Uy2 और Ux2, तो जो पहला वाला कंपोनेंट था यानी कि पहली जो ऑब्जेक्ट थी ये वाली, इसकी मेरे पास में वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू U2, तो U1 इज ग्रेटर देन U2, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो दोनों के सेम है, लेकिन इसका ये कंपोनेंट जो है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, तो दोनों मिलकर ही तो हमारे पास में ओवरऑल जो वेलोसिटी बनेगी, और ओवरऑल जो बनेगी वो U1 हमारी ग्रेटर देन होगी एज कंपेयर टू U2। तो ये हमारे पास में पिछले जो भी कंसेप्ट थे उन सभी का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया है। हमें बस बेसिक ये पता था कि Hmax जो होता है वो वेलोसिटी पे U² बाई 2g पर डिपेंड करता है, और उसका यूज करते हुए हमने देखा कि दोनों की वेलोसिटी यहाँ पर क्या रहेगी, सेम रहेगी वर्टिकल में। फिर हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखना था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम उसकी रेंज पर गए, रेंज पर जाने के लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट जो था वो पता होना चाहिए था। टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम है, रीजन बीइंग कि वो भी मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करता है वेलोसिटी के, जो कि दोनों कंपोनेंट्स के अंदर में, दोनों वेलोसिटीज के अंदर में U1 और U2 के अंदर में सेम है, जिसकी वजह से हमें ये समझ में आता है कि रेंज जो रहेगी वो कहीं ना कहीं R1 जो है वो लेस है एज कंपेयर टू R2, तो Ux1 इज ग्रेटर देन Ux2 मेरे पास में आ जाएगा इन दोनों रेशियोज के यूज करते हुए, और जिसकी वजह से हमें ये समझ आता है कि ये जो वेलोसिटी है Ux, ये वाली जो U1 है ये ग्रेटर है एज कंपेयर टू U2। तो इस क्वेश्चन को आपने पिछले अपने कंसेप्ट्स का यूज करते हुए पढ़ा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू √3x माइनस 2x²। आपको इसके अंदर में u एंड थीटा ये फाइंड आउट करने हैं। बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आपके इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करेगा ये। देखो अभी जो करवा रहा हूं ना आपके एक्सटेंसिव लेवल तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में क्वेश्चन बन सकते हैं वो करवा रहा हूं। जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े उनका यूज करते हुए चल रहे हैं, अभी थोड़े लेवल को मैं उठाऊंगा। देखना अभी कैसे कैसे हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में क्वेश्चन आएंगे, फिर मैं देखूंगा, फिर आप समझेंगे कि हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जो कि मैंने देखा है लोगों को कि उनको डर लगता है प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमने इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में दे दिया। लेकिन आज जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा ना, कोई फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, मैं आप लोगों को सिर्फ समझाऊंगा चीजें आपके, कि एग्जामिनर का जरूरी नहीं कि आपको उसी एंगल्स के बीच में दे दे, आपको अल्फा बीटा जो आप लोग रटते हैं फॉर्मूलाज को उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन बना के दे दे, नहीं, वो आपको कैसे भी बना के दे, बस आपको अपने बेसिक के ऊपर में चलना है। तो आज आप देखेंगे कि इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना, सबसे आसान हमारे पास में वही होता है, समझेंगे उन्हीं चीजों को लेकर। तो अभी धीरे धीरे आप उसकी तरफ में बढ़ रहे हैं। तो हमें इसके अंदर में पूछा गया कि u बताओ और थीटा बताओ। तो क्या आपको इस इक्वेशन को देख के कुछ समझ आता है? समझ आया कि ये मेरे पास में अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ में कंपेयर करवा दूं तो मैं इन सारी वैल्यूज को निकाल सकता हूं। अब याद करो कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थी उसका क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस में g(x²) डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा। अच्छे से इस फॉर्मूले को याद कर लेना भाई, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर प्लेन में पढ़ेंगे ना तब बहुत बार इसका मैं यूज करूंगा, और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर में भी इसको कंपैरिजन के लिए हम यूज करेंगे। तो वाई कंपोनेंट के अंदर में ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, यानी कि टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है ये। आप चाहे किसी टावर पर खड़े होकर फेंक रहे हो बॉडी को, चाहे आप ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे हो, तो हर जगह पर इसका यूज कर सकते हैं आप। ठीक, अब इसके अंदर में आप लोग कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद में आपको पता लगता है कि y ठीक है भाई, y से y कैंसिल हो गया, x है मेरे पास में, टेंजेंट थीटा है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी बनी आपके पास में, x यहां पर हट गया आपका, तो टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू √3 आ गया। ठीक, तो ये टेंजेंट थीटा √3 कब होता है भाई, तो आप सभी को पता है कि थीटा जो होता है वो 60 डिग्री पर होता है, यानी कि जब √3 वैल्यू आती है तो आपका कितना आ गया, 60 डिग्री पर आ गया। अच्छा जी, एक चीज तो हमें पता लग गई थीटा की, इस पे तो हमने कमेंट कर दिया। अब आ जाओ किस पे, u के लिए बोल रहा है, तो u को कंपेयर करो x² यहां पर आ गया, यानी अब जो वैल्यू बची आपके पास में g डिवाइडेड बाई 2u² cos² 60 डिग्री।
यहाँ पर जो थीटा था उसकी जगह मैंने 60 लिख दिया, क्योंकि मुझे थीटा का पता लग गया भाई। पहली जो इक्वेशन थी जिसके साथ में मैंने कंपेयर किया वहां से मुझे थीटा का पता लग गया। थीटा 60 डिग्री आ गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पुट डाउन भी तो कर सकता हूँ इसके अंदर में। मैंने यहाँ पर पुट किया, और ये किसके साथ में कंपेयर करना है भाई, यहाँ से आप इसको कंपेयर करेंगे 2 के साथ में, क्योंकि दोनों वैल्यूज में यहाँ पर क्या रहेंगे आपके पास में, सेम रहेंगे। रखो वैल्यू जी की मेरे पास में 10 आ गई। 2 इनिशियल वेलोसिटी आपको निकालनी है तो यू स्क्वायर, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितने 1/2 होती है, तो यहाँ से स्क्वायर आएगा तो 1/4 हो गया इक्वल टू 2। तो u की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे भाई, कैलकुलेट करके एक बार देखो इसको जल्दी से, तो ये आपके आएगी √10 मीटर पर सेकेंड। ये आपके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने किस तरह से कंपैरिजन करते हैं हमारे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ में, वो चीज यहां से हमने एनालिसिस करी है। तो देखो अभी धीरे धीरे चीजें ना जुड़ती चली जाएंगी। जो हमने पीछे बिखरी हुई पड़ी थी हमारे दिमाग के अंदर में, जो हमने रैंडमली कहीं पर कोई डेटा पड़ा था, कोई कहीं पर कोई डेटा पड़ा है, उसको हमने क्या किया, अब असेंबल करना शुरू कर दिया। और आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनके अंदर में सारी असेंबलिंग होनी शुरू हो जाएगी। चलो ये यहां से आपको समझ में आया कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ में हमने कंपेयर किया। तो पहले मैंने थीटा निकाल लिया, और थीटा का यूज करके मैं यहां पर कोस थीटा की वैल्यू को भी रखूंगा, तो मैं इसका यू निकाल सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए ग्राउंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके साथ में मैं आपको एक कंसेप्ट भी देना चाहूंगा, एक कंसेप्ट भी रहेगा इसके साथ में। ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड सच दैट इट जस्ट क्रॉसेज द वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर। तो ये आपको मिलेगा, ऐसे बोल रहा है ये कि एक वॉल है यहां पर जिसकी हाइट है 4 मीटर, एक पार्टिकल को थ्रो किया गया है सच दैट इट क्रॉसेज द वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर एंड एट ए डिस्टेंस 4 मीटर, यानी कि ये मेरे पास में 4 मीटर की दीवार है। बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए, और ये दूरी भी यहां से 4 मीटर है, जहां से फेंका जा रहा है वहां से भी 4 मीटर है। बॉल फॉल्स एट ए डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द वॉल। तो ये कह रहा है कि यहां से जो वॉल थी यहां से 40 में, जो ये मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, जो अपने कंटेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे वहां पर भी आपको एज ए स्टेटमेंट मिल जाएंगे। ये यहाँ पर मैं उनको बेसिक लेवल पर समझा रहा हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट आपको मैं पढ़कर रीड आउट कर समझा रहा हूँ मैं। वहां पर जाकर आपको सारी ये डिटेल्स मिल जाएंगी, जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, जो यहाँ पर ले रहा हूं मैं, वो आपको उस PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। ये कह रहा है कि ये जो वॉल है यहाँ से 40 मीटर पर 14 मीटर पर मेरे पास में क्या है, बॉल जाकर गिरती है। ठीक भाई, फॉल्स एट ए डिस्टेंस 40 मीटर फ्रॉम द वॉल, फाइंड यू एंड थीटा। तो ये कह रहा है कि यू और थीटा आप लोगों को निकाल के बताना है। यानी कि हम ये मान ले कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से चली और ये कुछ इस तरह से इसको क्रॉस किया वॉल को, और ये यहाँ पर जाकर मेरे पास में गिर जाती है। तो ये टोटल मेरे पास में डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, यहाँ से आप लोग देखेंगे ये हो गया मेरे पास में 18 मीटर, और ये जो वॉल है इसकी हाइट यहाँ पर दी है 44 मीटर। हालांकि हम इस क्वेश्चन को ना अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से भी यूज कर सकते हैं, और उसका यूज भी करेंगे हम, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इस तरह के क्वेश्चंस का एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताऊंगा। आप डायरेक्टली उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, जबकि आप जब भी आपको वॉल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 हिस्सों के अंदर में जो आपके रेंज है उसको डिवाइड करके दे देता है, तो आपको ये अप्रोच करनी चाहिए। अब आपको बताया है कि जो मेरे पास में y के अंदर में जो कैलकुलेशन होती है, जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है, इसको आप लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई, याद करो उस फॉर्मूले को भाई जल्दी से, u² cos स्क्वायर थीटा। ये कर सकता हूं मैं, और मैं इसके अंदर में ऊपर भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और नीचे भी मैं क्या करता हूं, इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और ओवरऑल जब हम इसके अंदर में जब करेंगे तो ये टेन थीटा बन जाएगा, और टेन थीटा का यूज करते हुए यहां से मैं इसको कॉमन लूं तो ये मेरे पास में बन जाएगा x tan थीटा, और यहां पर आपके पास में बचेगा जो फाइनल इक्वेशन बनेगी आपके पास में x डिवाइडेड बाई r। ये एक फॉर्मूला आप लोगों को आगे से याद रखना है कि y यानी कि जो वर्टिकल रेंज है, वर्टिकल जो उसकी हाइट है, उसको हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब बात करें ये x क्या है और r क्या है, तो ये जो वॉल से ना, वॉल से आपकी लेफ्ट साइड में जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं x, यानी कि जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है, जिस वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया है, मान लो u वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है, तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको आप x से लिखेंगे, और जो कंप्लीट आप लोग यहां पर यूज कर रहे हैं इसको आप लिखेंगे थीटा, सॉरी रेंज से, यानी कि ये आपके पास में r आएगी, और x यहां से आपको समझ में आया, थीटा हमने किस एंगल से उसको प्रोजेक्ट किया है। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है कि y जो है वो कितना गिवन है, अगर मैं इस पॉइंट पर लेके जाऊं ऑब्जेक्ट को, यहां पर जब कंपेयर कर रहे हैं तो y आपके पास में 4 आया, क्योंकि हमें इस वैल्यू का तो पता है कि हम यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू यहां पर कितनी है आपके पास में, x की वैल्यू भी 4 है, क्योंकि ये आपने देखा कि मान लो ये पॉइंट A है, ये B है, और ये मान लो मेरे पास में C है, तो AB की दूरी यहां पर 4 आई। टेन थीटा की मुझे वैल्यू नहीं पता है, तो टेन थीटा यहां पर आ गया। 1 माइनस में x की वैल्यू कितनी थी, 4 थी, डिवाइडेड बाई 18,
18 कैसे पता लगा? क्योंकि रेंज जो गिवन थी वो यहां से यहां तक की आपके पास में 14 प्लस में 4 यानी कि 18 थी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई ये, आपकी शॉर्ट ट्रिक के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कब यूज करना है ये भी ध्यान रखना कि जब आपको ऐसा दे रखा हो कि एक वॉल गिवन है, एक कोई बिल्डिंग है, उसके ऊपर से बॉल क्रॉस करके गई है और ये डिस्टेंस आप लोगों को गिवन हो, उस वॉल प्रोजेक्ट जो हमारे पास में प्रोजेक्शन किया है वो उस वैल्यू का, उस ओरिजिन का, और जो वॉल की डिस्टेंस है वो आप लोग को गिवन हो और दो हिस्सों में तोड़ के आपको दे रखी हो, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है इसके अंदर में। तो आप यहां से 4 से 4 कैंसिल हो गया और जब इसको सोल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में 18 माइनस में 4 कितना आ गया भाई ये, इसको सोल्व करो आप लोग तो आपके पास में आएगा 9/7 आएगा ये। तो tan थीटा आ गया आपके पास में, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, tan इनवर्स 9/7 आ गई। ठीक, तो थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता लगी कि tan इनवर्स 9/7 है मेरे पास में। अच्छा जी, अब आपसे पूछा क्या गया है, एक तो चीज ये पूछी गई थी थीटा कितना आएगा, आपने डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज किया जो कि आपका शॉर्ट ट्रिक रहेगा, इसका यूज किया और आपने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला मस्ट बी नोन टू यू कि कब हमें इसका यूज करना है। चलो भाई, अब मैं बात करूं इसके यू को लेकर, तो यू आप लोगों को कैलकुलेट करना आ सकता है। आपको पता है कि रेंज आपके पास में जो होती है, रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ठीक, रेंज गिवन थी कितनी आपके पास भाई, 14 ये है और 4 ये है, तो टोटल आपके पास में कितनी होगी, 18 हो गई है। u आपको निकालना है यू स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है, वैल्यू को रखिए, g की वैल्यू आप लोगों को पता है, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में निकल के आ जाएगी 18 इंटू में g। आप इसकी वैल्यूज को पुट डाउन करना और इसका आंसर निकाल के देखना, और u जो आपका आएगा इसके अंदर में जो भी आए आप उसका मेरे को जरूर इसके अंदर में ऑप्शन में बताना। थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता लग गई है, थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 9/7। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर में करके देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये। और इसके अंदर में हालांकि ये जो पूछा गया था 3-4 ऑप्शन इसके अंदर में गिवन थे। ये कह रहा है कि मान लो मेरे पास में, आप डायरेक्टली इसके जो रिजल्ट आएगा उसको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो आप रिजल्ट्स के थ्रू यानी कि उसके कंसेप्ट का यूज करते हुए, हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट होगा और जितने भी कंसेप्ट बन सकते हैं वो सारे इस क्लास के अंदर में हम उसको कवर करेंगे। देखिए अभी जो हमारे पास में काइनेमेटिक्स है वो 90% कवर अप हो चुका है। एक या दो लेक्चर और आएंगे जिसके अंदर में मैं रिलेटिव थ्योरी को लेकर रिलेटिव मोशन इन 2D को लेकर बात करेंगे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि वो बारिश से छाते वाली जो हमारे पास में प्रॉब्लम्स बनती हैं वो आएंगी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस हमारे पास में प्रॉब्लम की बनती है। और आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर में अब हम एक एक्सटेंसिव लेवल पर लेके जाऊंगा जिसमें आर्मी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास में आते हैं। प्रीवियस पेपर आप लोगों के देखें उसके अंदर में भी आप लोगों को आर्मी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखता हूं मैं, और यहां पर मैं एक रिलेशन पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से यहां पर थ्रो किया, इसका रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आप लोगों को ध्यान रखना भाई, u वेलोसिटी से मैंने इसको यहां पर थ्रो किया है और ये जो एंगल है जिसपे मैंने इसको थ्रो किया है दिस इज एंगल थीटा। चलो जी, अब जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से वो ये कह रहा था कि भाई अगर मैं इसके अंदर में एक ट्रायंगल बना दूं, चलो जी एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहां से मैंने इसका एक पॉइंट डिसाइड किया और यहां से मैंने इसको मिला दिया, ये एक ट्रायंगल बन गई। इसके अंदर में ये जो एंगल गिवन था दिस इज एंगल अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा, ये मेरे पास में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसने कहा था कि जो यहां पर रिलेशन है यानी कि अल्फा बीटा और थीटा इनके बीच में क्या रिलेशन बन सकती है। 3-4 ऑप्शंस गिवन थे, ऑप्शन में आप लोग जब सीट के अंदर में जाकर देखेंगे वहां पर अवेलेबल है। यहां पर मैं डायरेक्टली इसकी अप्रोच जो थी उसको हम सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। हमें नहीं पता कि क्या रिलेशन बन सकता है, लेकिन मुझे एक बेसिक जरूर पता है अपना कि अगर मैं y की एक इक्वेशन लिखना चाहूं जो कि मैंने अभी शॉर्टकट के रूप में आपको दिया x tan थीटा इंटू में 1 माइनस में x/r, इतना मुझे पता है, ये रिलेशन मैं यूज करना जानता हूं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये पूरी जो डिस्टेंस है यानी कि जहां से जहां तक ऑब्जेक्ट मेरे पास में चली है, अगर इसको मैं रेंज r मान लेता हूं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर में इस फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूं आप लोगों को कि कैसे आपको यूज करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर में मैंने आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना सिखाया, यहां पर आपने देखा इस फॉर्मूले का यूज करने सीखा, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन इसके अंदर में ले रहा हूं जो कि आपको इसको फॉर्मूले के साथ में फेमिलियर कर देगा। उसके अंदर में जो ऑब्जेक्ट था वो यहां पर पॉइंट मैंने यूज किया था जिसमें एक वॉल गिवन थी। अब मैंने वॉल को आगे की साइड में ले गया और वॉल के अंदर में मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बना दिया। बेसिकली मैंने एक ट्रायंगल बना के इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये r थी मेरे पास में, तो मैं ये मान सकता हूं कि ये जो दूरी है कहां से कहां तक की, यहां इस पॉइंट तक, अगर ये पॉइंट मेरे पास में a है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और यहां पर आप इसको c पॉइंट मान रहे हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं x मान लेता हूं, यहां से यहां तक की दूरी को मैं x मान लेता हूं,
तो ये बचा कितना भाई मेरे पास में इसके आगे, दिस इज r माइनस एक्स। बी से सी तक की दूरी कितनी होगी, r माइनस एक्स। कैसे भाई, क्योंकि रेंज में से मैंने क्या कर दिया, x को माइनस कर दिया तो r माइनस एक्स आ गया। ठीक है भाई, अब मैं यहां से निकालना चाहूं इसको कि y जो रहेगा, y दैट विल बी इक्वल टू x टेन थीटा 1 माइनस क्या क्या यूज करते हैं जब हम थीटा की यहां पर यूज कर रहा था, तो y हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेंज के अंदर, वर्टिकल जो उसकी हाइट है उसके अंदर में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का यूज करके, तो 1 माइनस में x ये आ गया, यहां पर x डिवाइडेड बाई, यहां पर आप लोग देखें तो क्या आता है मेरे पास में, रेंज आ गया। ओके, अब टेन थीटा की वैल्यू मैं निकाल लूं, क्योंकि मुझे निकालना क्या रिलेशन, थीटा अल्फा और बीटा के अंदर में निकालना है। अल्फा एंगल ये है और बीटा एंगल यहां पर ही आ गया। ठीक भाई, तो x टेन थीटा यहां से आपके पास में बनेगा, आप इसको एलसीएम लेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू बनी आर वाई डिवाइडेड बाई, ये बना आपके पास में आर माइनस एक्स, यहां से आ गया तो x यहां मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, x इंटू में आर माइनस में x। सिंपल कुछ नहीं है, मैंने टेन थीटा को लेके गया हूं मैं, ये r मेरे पास में एलसीएम लोगे तो आपके पास में आर वाई बन गया, और ऊपर नीचे जो वैल्यू बनेगी x इंटू में आर माइनस एक्स, सिर्फ ये लिखा मैंने इसके अंदर में। तो मेरे पास में टेन थीटा की वैल्यू मुझे पता लगी। ठीक भाई, अब मैं टेन अल्फा की तरफ में जाता हूं, तो टेन अल्फा हमने देखा, तो टेन अल्फा क्या मेरे पास में, ये वाला, और टेंजेंट निकालने का टेन थीटा आप लोग कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये वैल्यू यहां पर कितनी है आपके पास में, y है, क्योंकि ये y मैंने उसकी हाइट अचीव कर ली है, यानी कितनी हाइट पर मेरे पास में ऑब्जेक्ट है किसी भी x डिस्टेंस के ऊपर में, तो ये y मेरे पास में आ गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं टेन थीटा दैट कैन बी रिटन एज y बाई एक्स, ये y परपेंडिकुलर और ये नीचे मेरे पास में बेस, दिस इज x। अब टेन बीटा की वैल्यू लिखूं मैं, टेन बीटा कैसे लिखेंगे भाई, टेन बीटा को बिल्कुल जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर बीटा ये है, तो ये मेरे पास में परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी कि आप लिख सकते हैं y डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स। अभी कोई रिलेशन मेरे पास में सेटअप नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा, यहां पर आप इसको जोड़ो तो आपके पास में रिलेशन बना y बाई एक्स प्लस में y डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स, और जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, ऊपर बचेगा आर वाई डिवाइडेड बाई एक्स इंटू में आर माइनस में एक्स। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि टेन थीटा की वैल्यू जो है वो आप इन दोनों का सम अप कर देते हैं तब आपको मिलती है। यानी कि यहां से आपको समझ में आती है चीज कि टेन थीटा जो आपके पास में इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो इक्वल होगा जो आपने ट्रायंगल बनाई है उनके एंगल्स के टेंजेंट को आप यूज करें। तो ये मेरे पास में इसका रिलेशन आप लोग रिजल्ट जो है वो याद रखेंगे। अगर कोई भी ट्रायंगल बेस्ड इसके अंदर में क्वेश्चन आता है या फिर ट्रायंगल बनाकर आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं तो ये रिलेशन आप लोग इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। कैसे हमने कैलकुलेट किया वो चीज मैंने सिखाई कि पहले आप टेन थीटा को निकाल लो। इसके अंदर बेसिकली पूछा क्या गया था, थीटा एक एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया भाई ये मैंने, ठीक है ना, कोई अलग से नहीं लेके आया। अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछा था, तो आपको एक जानकारी थी कि मुझे एक फॉर्मूला पता है जिसमें मैं इसको दो हिस्सों के अंदर में बांट के देख सकता हूं, यानी कि रेंज को, और जो मैंने डिस्टेंस यानी कि जो हाइट मैंने अज्यूम करी है वो वाई हाइट है मेरे पास में, तो उस वाई हाइट पे अगर मैंने उसको रेंज को दो हिस्सों में बांट रखा है तो ये एक्स है और ये आर माइनस एक्स है, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर में 1 माइनस एक्स बाई आर से यूज करते हुए मैंने टेन थीटा की वैल्यू निकाल दी। फिर मैंने निकाला कि टेन अल्फा की वैल्यू मेरे पास में क्या बन सकती है, तो y बाई एक्स बन सकती है। टेन बीटा की वैल्यू क्या बन सकती है, y डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स बन सकती है। लेकिन दोनों का बीच में मुझे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, तो मैंने दोनों को ऐड करके देख लिया। ऐड किया तो मुझे वही वैल्यू मिली जो टेन थीटा की निकल के आ रही थी। तो आप लोग इसके अंदर में डायरेक्टली इस रिजल्ट को याद रखेंगे, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस में टेन बीटा हमारे पास में बनकर आएगा। चलो अब जो हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे, अब थोड़े लेवल इनके उठने शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर में जो हमारे पास में प्रॉब्लम आएंगी बेसिकली वो रहेंगे हमारे पास में टावर बेस्ड। अब टावर बेस्ड जो प्रॉब्लम है, जैसा आप लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था, तो टावर पर आप खड़े होकर क्या कर रहे थे, आप एक ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो कर रहे थे या फिर आप उस ऑब्जेक्ट को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे थे। ये सिर्फ आपने क्या किया था, ड्रॉप किया था। ये यू आपने इनिशियल उसको अपवर्ड डायरेक्शन में दिया था, और फिर तीसरा केस जो बन रहा था यू आपने क्या किया, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में दिया था। अब जो हमारे पास में प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा ना, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन होगा। मैं पहली चीज तो यही करूंगा कि इसको मैंने सिंपल ड्रॉप कर दिया, चलो भाई सिंपल ड्रॉप कर देते हैं। दूसरा मैं क्या करूंगा, इसको एक एंगल के ऊपर मैं प्रोजेक्शन दूंगा यहां से, यानी कि यू वेलोसिटी के साथ में मैं उसको फेंकूंगा। तीसरा मेरे पास में जो केस बन सकता है, मैं इसको एक इनिशियल वेलोसिटी यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं देकर उसको नीचे की साइड में फेंकूंगा। तो मुझे कैसे कैलकुलेट करना है, कब ये बॉल नीचे जाकर टकराएगी, किस वेलोसिटी के साथ में जाकर टकराएगी, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर में देखनी है।
तो अब तीनों के तीन केसेस जो हैं उनको हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं। अच्छा, ये वाला ड्रॉप नहीं भाई, ये इस तरह से हमने इसको थ्रो किया है, यहाँ पर इसको चेंज कर लेंगे। यू हमने इस डायरेक्शन के अंदर में बॉडी को फेंका है। चलो पहला केस ले रहा हूं मैं, टाइप 1 है, इसके अंदर में टावर बेस्ड जो हमारे पास में क्वेश्चन आते हैं। मान लो हमने एक टावर पर खड़े हुए हैं जिसकी हाइट हमने मान ली h, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर में ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना, अपने कंसेप्ट को यहाँ पर बिल्ड करते हुए चलेंगे। यहां से मैंने इस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ये हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी है u। अच्छा, अब इसके अंदर में आप समझो कि ये ऑब्जेक्ट जब यहां से आपने फेंका होगा तो ये कुछ ना कुछ इस तरह का पाथ बनाते हुए नीचे की साइड में आएगा। क्यों इस डायरेक्शन में आएगा ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जी इसके ऊपर में कहां लग रहा होगा, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा, और जो वेलोसिटी है वो उसके जी को, यानी कि जो उसका एक्सेलेरेशन है उसके डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ आती है। जब हमने इसको यहां से ड्रॉप किया था तो केवल और केवल इसके पास में कौन सा कंपोनेंट था भाई, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर ऑब्जेक्ट के पास में नहीं है। तो आप यहां पर कहेंगे कि यू वाई जो है उसका वो मेरे पास में 0 है। ठीक, अगर यू वाई यहां पर 0 है तो कहीं ना कहीं ये ऐसा केस तो नहीं है कि आप बॉडी को जो है वो केवल ड्रॉप कर रहे हैं। जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि यू वाई मतलब जो हम ड्रॉप कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास में केवल एक वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, और जब वहां पर इस तरह का कंपोनेंट होता है तो जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि जब ये इनिशियल जो इस पॉइंट पर जब हिट करेगा, यानी कि इस वेलोसिटी पर इस पॉइंट पर हिट करेगा आके, तो इसके पास में दो वेलोसिटी के कंपोनेंट आ जाएंगे। यहां पे तो एक कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, लेकिन जब ये आएगा यहां पर तो आप देख पा रहे हैं कि एक तो इसके पास में नीचे की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक दूसरा कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, चाहे आप ग्राउंड टू ग्राउंड कर रहे हो, चाहे ऊपर से थ्रो कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, आपका ये वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। केवल इन केसेस के अंदर में जब हम इंक्लाइंड एंगल पर बात करेंगे तो वैल्यू भी हम वहां पर हमारी क्या होगी, चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल भी उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u ही रहेगा, और यहां पर जब हिट करेगा vy तो आपको अच्छे से जानकारी है कि इसकी वैल्यू हमने दी थी 2gh, ये हमने वहां पर पढ़ाई थी। कैसे हमने ये वैल्यू निकाली थी, तो थर्ड इक्वेशन का हमने यूज किया था v² दैट इज v² माइनस u² दैट इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला हमने यूज किया था। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट की मेरे पास में 0 है तो हमने ये लिखा, v यहां पर क्या आएगा 2gh, तो इसका रूट मेरे पास में रूट 2gh, यानी कि जब ये यहां पर हिट कर रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो मेरे पास में 2gh होगी। ध्यान रखना इस वेलोसिटी का बार बार हम यूज करेंगे। जब भी आप ड्रॉप करोगे, किसी भी टावर से ड्रॉप करोगे, तो यहां पर आपकी जो वेलोसिटी अगर इनिशियली उसकी 0 है तो हिट करते ही उसकी वेलोसिटी 2gh होगा, या किसी भी हाइट पर आप उसको मेजर करना चाह रहे हैं तो 2gh होगी। ठीक है, अब इसका जो टाइम पीरियड होगा, तो टाइम पीरियड यहां पर मेरे पास में जब आपने देखा कि सिंपली हम उसको ड्रॉप कर रहे होते हैं तो उस केस के अंदर में 2h/g हमने लिखा था, 2h/g हमने वहां पर इसकी कैलकुलेशन में लिखा था। तो यहां पर आप लोग इसके अंदर में टाइम ऑफ फ्लाइट यूज कर सकते हैं जब आपने ऊपर से ड्रॉप किया। अच्छा, रेंज की बात करूं तो रेंज इसको हॉरिजॉन्टल चलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, इसका u कंपोनेंट, और कितना टाइम लगा उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को यहां से पता है, तो u इज इक्वल टू 2h/g इंटू में रूट। तो ये आपको फॉर्मूला इसके अंदर में ध्यान रखना है कि कैसे हम इसको अगर सिंपली आगे की तरफ में थ्रो किया है किसी टावर के ऊपर से, तो फाइनल वेलोसिटी जो उसकी आएगी वो, हालांकि इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, जो कि u² और इसका मेरे पास में क्या रहेगा स्क्वायर, इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा, कंपोनेंट जो हमने इसको रिजोल्व किया है, तो आप इसकी u वेलोसिटी इससे निकाल सकते हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आप इसका निकाल सकते हैं कि v क्या रहेगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इन दोनों को आप कंबाइन करके कैसे करते हैं कि v दैट विल बी इक्वल टू vx² प्लस में vy², और इस पूरे का आप क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, ये चलो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे भाई, एस दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं, क्योंकि मैं y डायरेक्शन के अंदर में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चलाने के लिए उसका कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि y यूज करेंगे, a/2 यहां पर यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि यहां पर है ही नहीं उसके पास, तो ये कंपोनेंट तो हो गया 0, कितनी हाइट वो लेकर आएगा यानी कि कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज इक्वल टू h, तो ये आ गया हाफ gt², ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और t की वैल्यू यहां से आपके पास में क्या आ जाती है 2h डिवाइडेड बाई g आ जाता है, और t मेरे पास में क्या हो गया 2h/g का रूट। ये हमने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे ना, वहां पर भी हमने इसका यूज किया था। अगर आप लोग को ध्यान हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में
जब मैंने उसको u वेलोसिटी से थ्रो किया है तब आपको ये फॉर्मूला देती है। ये 3 चीजों के ऊपर में ही काम करना होता है। वो आपसे पूछेगा कि फाइनल वेलोसिटी बताओ, या फिर पूछेगा किस वेलोसिटी से हिट करेगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे इसके। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ, यानी कि कितनी देर में ये नीचे आकर यहाँ पर गिरा है। तो सिंपल ये हमारा पास में जो क्वेश्चन बना है वो सिंपल हमने एक ड्रॉप किया है, उस तरह के क्वेश्चन को लेकर बनाइए। तो यहाँ से आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी उसके पास में 0 थी, कौन सी, वर्टिकल कंपोनेंट की। तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते थे। रेंज यानी कि ये कितनी दूरी पर मेरे पास में चला, तो इसको हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो मेरे पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने बताया है कि वो क्या रहता है, हमेशा फिक्स रहता है और उसकी वैल्यू मेरे पास में u है। तो आप इसको हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट यानी कि u इंटू में कितना टाइम लगा उसको यहां तक पहुंचने के लिए, वो टाइम आपने यहां पर यूज कर लिया। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। और अभी तक हमने क्या किया, इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। अब जो दूसरा टाइप इसके अंदर बन सकता है, मान लो मैंने ये किया, अभी कुछ एक एंगल पर ना इसको थ्रो करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ एंगल पर हमने बनाया और यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया। ये सारे पॉसिबल केसेस हैं जो भी आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में बन सकते हैं। और सभी के अंदर में दिख भी रहा है कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऊपर थ्रो किया है, तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का पाथ कवर करते हुए मेरे पास में ग्राउंड पर आकर नीचे गिरेगा। और नीचे गिरेगा उसका रीजन भी पता है, क्योंकि वो जो एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन को फॉलो करेगा। इतनी कहानी हमें समझ में आती है। अब 45 डिग्री पर मैंने इसको थ्रो किया और वैल्यू मैं अभी दे देता हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ये 10√2 वेलोसिटी से मैंने इसको यहां पर थ्रो किया है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी अगर मेरे पास में रिजोल्यूशन करूं मैं इसके वेक्टर्स का, तो पिछला जो केस था उसके अंदर मैंने हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया था, तो वर्टिकल कंपोनेंट उसका 0 आ रहा था, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था। लेकिन यहां पर मैंने कुछ एंगल पर इसको थ्रो किया है, तो कहीं ना कहीं इसके पास में दोनों ही वेक्टर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। क्योंकि यहां पर आपको दिख रहा है कि ये मैं लिख सकता हूं u cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू मेरे पास में जो आएगी यहां पर मैं लिख सकता हूं उसको u sin थीटा, ये लिख सकते हैं। तो वैल्यू बताओ मेरे को कितनी आएगी, u sin थीटा यानी कि 10√2 इंटू में साइन थीटा यानी कि साइन 45 डिग्री है, तो कितनी वैल्यू होगी 1/√2 होगी। तो √2 से √2 कैंसिल यानी कि 10। तो दोनों के अंदर में ही वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, ये भी 10 आ जाएगी और ये भी मेरे पास में आ गया 10। अच्छा जी, अब जो पूछा इस क्वेश्चन के अंदर में वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ हमें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, पहली चीज तो। दूसरी चीज इसके अंदर पूछा है रेंज, और तीसरा इसके अंदर में पूछ रहा है आपको स्पीड, कि कितनी स्पीड के साथ में हिट करेगा। अच्छा, अब इनका आपको मैं की पॉइंट बताता हूं। जब भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जो हमने किसी एंगल के ऊपर में थ्रो किया है, या किसी भी चीज को लेकर हमने चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल बना के फेंका है या ऊपर की डायरेक्शन में हमने फेंका है, तो इनका की पॉइंट नोट कर लो आप लोग कि अगर आप लोग इसके अंदर में इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हो, यानी कि सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करनी है इनकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के बाद में आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसान हो जाता है। तो हमेशा अप्रोच करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के क्वेश्चंस के अंदर में। कैसे निकलेगा समझो इसको। अब मान लो ये मैंने वैल्यू जो गिवन थी, कितनी हाइट के ऊपर मैं खड़ा हूं, ये मैंने क्वेश्चन में गिवन था 40 मीटर पर मैं ऊपर खड़ा होकर इसको थ्रो कर रहा हूं। ठीक, अब यहां पर हम खड़े हैं, तो बताओ मेरे को ये अगर मेरे पास में ओरिजिन है और ऑब्जेक्ट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, -40 का। ठीक, और कितना मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी है जो इसको वर्टिकल लेके आ रहा है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका कितना हो गया 10 हो गया, यानी कि ut 10t कितने टाइम में नीचे पहुंचेगी वर्टिकल कंपोनेंट के हिसाब से तो आएगी भाई वो। यहां पर जब हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास में आएगी, तो 10t माइनस में हाफ इंटू में 10t²। ये क्यों यूज किया मैंने, सेकंड इक्वेशन का यूज क्यों किया है, क्योंकि मुझे u पता है और t मुझे कैलकुलेट करना है और h मुझे पता है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन का यहां पर यूज किया है। तो एक्सटेंसिव लेवल तक हम अपने इक्वेशंस का यूज करते हुए यहां पर इनको सोल्व आउट करेंगे। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो टाइम की मेरे पास में दो वैल्यूज आएंगे, एक -2 आएगा और एक मेरे पास में 4 आएगा। टाइम मेरे पास में नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो मुझे पता लगा कि जो ये ऑब्जेक्ट है कहां से ऊपर से नीचे जो आएगा उसको 4 सेकंड लगे, कहां से ऊपर से जब ये आएगा तो 4 सेकंड यहां पर पहुंचने में उसको लगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट की निकल के आ गई, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने इसको निकाल दिया। और टाइम ऑफ फ्लाइट किसकी वजह से आया, ये हमें पता है कि उसके वर्टिकल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होता है उसको वर्टिकली लाने के लिए, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसको ये इस डायरेक्शन में यानी कि इतनी दूरी तक चलाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जिसको हम रेंज से जानते हैं। ठीक, अब रेंज में निकालना चाहता हूं इसके अंदर में, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे लिए निकल गया, तो रेंज निकालना तो बिल्कुल ईजी हो गया मेरे लिए, क्योंकि रेंज का मुझे फॉर्मूला पता है कि ux इंटू में t, ये मुझे रेंज देगा। और uxt का मुझे ये भी जानकारी है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन केसेस के अंदर में सेम रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। तो ux की वैल्यू यहां पर 10 आ गई, 10 हमने यहां से निकाला। और टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में 4 आ गया, तो 40 मीटर,
यानी कि जो ऑब्जेक्ट चला है यहां से यहां तक की जो दूरी है, रेंज आपके पास में 40 मीटर आ गई। इसलिए कहा कि जब भी आपको मोशन अंडर ग्रेविटी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में मिलता है तो आपको पहली अप्रोच उसके टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालनी है। वो आ गया तो आपका रेंज तो इजीली आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपको ये पता है कि उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम है और आप उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे उस वेलोसिटी के कंपोनेंट को, तो आपके पास में जो रेंज है वो निकल कर आ जाएगी। अब बात करें इसकी किस वेलोसिटी से ही हिट करेगा, उसके ऊपर में थोड़ा सा हम काम करना चाहेंगे इसके ऊपर में। चलो भाई काम कर देते हैं इसको। ये हमने 40 मीटर माना हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से आकर मेरे पास में कुछ ऐसे हिट कर रहा है। जैसे हिट करेगा तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक मेरे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया और एक मेरे पास में ये डायरेक्शन के अंदर में हो गया। ठीक, तो ये कंपोनेंट तो मेरे पास में हो गया 10 मीटर पर सेकंड, जो कि कांस्टेंट रहेगा। जैसा हमने देखा कि इसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, उसके ऊपर में तो हमें कोई छेड़खानी करनी नहीं है। लेकिन जब ये यहां पर हिट कर रहा होगा तो इसके अंदर में कोई ना कोई वेलोसिटी आ गई होगी जो कि इसके वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर में लेकर आएगी। अब पिछला जो केस था, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो पिछले केस के अंदर में हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था 2gh का, रूट 2gh का लगा दिया था। रीजन बीइंग कि वहां पर इनिशियली उसका वेक्टर क्या था, मेरे पास में वर्टिकल कंपोनेंट था वो 0 था। क्या मैं यहां पर लगा सकता हूं भाई? इस फॉर्मूले के अंदर में लगा सकता हूं। यहां पर इनिशियल वेक्टर तो था इसके पास में और उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो मैं डायरेक्टली उस फॉर्मूले को रूट 2gh को यहां पर नहीं लगा सकता। लेकिन मैं फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू मैं जानता हूं कि v इक्वल टू u प्लस में at होता है। और क्योंकि हम इसके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट को देख रहे हैं तो मैं इसको y y y ये लिख सकता हूं। हॉरिजॉन्टल के लिए तो मैं कंफर्म हो गई 10 मीटर पर सेकंड, ये तो चेंज होगा ही नहीं। तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी, वी वाई दैट इज इक्वल टू यू वाई कितना आ गया, 10 आ गया, क्योंकि आपने जो ओरिजिन माना है उसके अपवर्ड डायरेक्शन में। जी की वैल्यू आपके पास में क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको आप क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, दैट इज इक्वल टू 10। और टाइम आपको पता है कितना टाइम लगा भाई, आपको 4 सेकंड हॉरिजॉन्टली ऊपर से नीचे आने में लगा जब ये आपको हिट करना है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास में आ गया ना, तो यहां से आपके पास में आई ये 10 माइनस में कितना है ये 40 और ये वैल्यू आपके पास में आई -30। तो जो बॉडी यहां पर टकरा रही है यानी कि नीचे की साइड में आएगी, जब यहां पर वेलोसिटी आएगी तो 30 मीटर पर सेकंड है। क्योंकि इसका ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसलिए हमने इसका कंपोनेंट की वैल्यू क्या लिखी है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो मेरे पास में -30 मीटर पर सेकंड आई है। अब इसका रिजल्टेंट निकालना हो v, तो यहां से आप इजिली निकाल सकते हैं। इसका कितना आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस में 30 यानी कि 30 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट, तो ये आ गया आपके पास में 100 प्लस में 900 और ये वैल्यू आप इसका रूट लगा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास में 1000। ये इसको सोल्व आउट कर लो भाई, जो भी आपके पास में आंसर आएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट आपके पास में ये बना। अब इस क्वेश्चन से आपने क्या कंसेप्ट सीखा, यहां पर आपने सीखा है कि भाई मेरे पास में अगर इनिशियल वेलोसिटी, अगर पिछले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मेरे पास में 0 है तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू रूट 2gh। लेकिन यहां पर इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के पास में कुछ थी तो आप उस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। और इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आप लोग निकाल लेंगे तो आगे की सारी कैलकुलेशन आप लोगों को देख पा रहे हैं। 3 ही चीजें इसके अंदर पूछेगा वो, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछेगा, या रेंज पूछेगा, या फिर किस वेलोसिटी से हिट करेगा वो निकालना आप लोगों से पूछा जाता है इसके अंदर में। ठीक भाई, अब हम इसके अंदर में और देख लेते हैं इसको। अभी आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ में फेंका, अब नीचे की तरफ में फेंक देते हैं इसको, कोई इशू नहीं। 3 टाइप हमारे पास में बन सकते हैं, सारे के सारे हम देख लेते हैं। अभी ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने इनिशियल वेलोसिटी यहां पर मैंने इसको फेंका है, जिसकी वैल्यू मैंने दी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक भाई, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके साथ में ये एंगल बना रहा है कितना, 53 डिग्री का। अब 53 डिग्री का बना रहा है तो ये कंपोनेंट मेरे पास में कितना हो जाता है भाई, यहाँ पर ये मेरे पास में 30 हो जाता है, और जो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसका कंपोनेंट हो जाता है 40। जब ये वैल्यूज है, अगर ये 50 है तो 30 हो जाएगा और ये मेरे पास में 40। बार बार इन वैल्यूज का यूज करेंगे, मैं बार बार इसको समझा भी चुका हूं कि जब भी मेरे पास में 1050 आएगा, 10 थीटा आएगा मेरे पास में, 1053 आएगा तो इसकी वैल्यू होती है मेरे पास में 4/3, और 1037 आएगा तो ये कंपोनेंट की वैल्यू हो जाती है मेरे पास में 3/4। तो ये आपके पास में यूज करना है। तो यहां से कंपोनेंट डायरेक्टली आप इसको तोड़ेंगे, जो एंगल बना हुआ है 53 है उसके साथ में 30 आ जाएगा, और दूसरा जो मेरे पास में 40 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो थी मेरे पास में वेलोसिटी की वो 50 मीटर पर सेकंड थी। अब इस क्वेश्चन में मैं वो पूछ रहा हूं आप लोगों से कि मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, मुझे रेंज बताओ, और तीसरी चीज आप लोग को क्या बतानी है इसके अंदर में कि किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा। क्या आप लोग इसको नहीं कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं आएगा ये।
आराम से इस क्वेश्चन को आप अप्रोच कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। और ये हाइट जो मैंने दी है, जहां से मैं इसको फेंक रहा हूं, वो मैंने दी है 100 मीटर। 100 मीटर के ऊपर से मैं इसको टावर पर खड़ा होकर फेंक रहा हूं। तो चलो सबसे पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए, मुझे इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालनी चाहिए। जब भी आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर ग्रेविटी गिरने का कोई भी क्वेश्चन मिलता है, तो आप उसके टाइम ऑफ फ्लाइट को सोल्व करने की कोशिश करें सबसे पहले। तो इसके लिए आपको हमेशा कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। तो हाइट मुझे पता लग गई है कि मेरे पास में ऊपर से नीचे आ रहा है, कितनी हाइट को यूज करते हुए 100 मीटर के डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि ओरिजिन जो मैंने माना है उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से इसको मैं क्या लूंगा, S = UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। वर्टिकल लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, वेरी गुड, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या फिर एक्सेलेरेशन। ठीक, कितनी वैल्यू आई मेरे पास में, -100 आई, तो -100 लिख दिया। क्या UY यानी कि उसके पास में इनिशियली कोई वेलोसिटी है, बिल्कुल है भाई, यहां पर दिख रहा होगा आपको, वर्टिकली उसको लाने के लिए 40 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ओरिजिन से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आप इसका कौन सा वैल्यू लेंगे, माइनस यूज करेंगे। ठीक है ना, ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो +40 लेते हैं, लेकिन नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो आपको -40 यूज करना है। कितना टाइम लगेगा वही तो मुझे निकालना है भाई। जब ये ऊपर से आकर नीचे धरती पर जब गिरेगा, तो यही तो मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट करने के लिए 100 मीटर उसको कवर करना है। बस अपने बेसिक के ऊपर में जमे रहो आप लोग। हाफ, क्योंकि जी मेरे पास में नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर मेरे पास में टी आ गया, और टाइम स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगी। आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो टाइम आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, आप इसको सोल्व करेंगे, एक पॉजिटिव रूट आएगा और एक नेगेटिव रूट आएगा। नेगेटिव टाइम का कोई हमारे लिए यूज नहीं है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास में जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 2 सेकंड। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, तो कब अब मेरे लिए क्या निकालना इजी हो गए हैं, मैं रेंज आराम से निकाल सकता हूं। रेंज निकालो भाई। रेंज निकालने का उसको हॉरिजॉन्टली चलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी उसका रेंज UX इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई जितनी देर तक ऊपर हवा में रहा है और ऊपर हवा से घूमता हुआ नीचे आकर टकरा रहा है, तो वही तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, जितनी देर हवा के अंदर में रहा, और वही रेस्पॉन्सिबल उसको लाने के लिए नीचे, इतने टाइम के अंदर में तो नीचे गिरेगा वो। तो यहां से मेरे पास में आई रेंज UX, हमारे पास में कंपोनेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक, तो ये मेरे पास में आ गई 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गई मेरे पास में 2, तो रेंज आपके पास में आई 60 मीटर। तो कितना इजी हो गया आप लोग के लिए निकालना। अच्छा, क्या अब मैं इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूं कि किस वेलोसिटी से ये हिट करेगा। तो जो इसके अंदर में कोई नई चीज थोड़ी ना होगी भाई। ये हमने मान लिया ये टावर से हिट किया, ये यहाँ पर नीचे आया, और ये इसको हमने ऐसे मान लिया कि नीचे की साइड में आके हिट किया। तो जैसे हिट करेगा तो इनिशियली एक वेक्टर ये था और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था जो हमने नीचे की साइड में फेंका था v वेलोसिटी से, एक UX था और एक मेरे पास में UY था, दोनों की वैल्यूज थी। जब ये यहाँ पर हिट करेगा तो इसके पास में दो वेलोसिटीज होंगी, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो UX और यहाँ पर आ गया, सॉरी ये मेरे पास में फाइनल आएगा तो VX और यहाँ पर फाइनल आएगा तो VY हो गया। अब क्योंकि VX जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सेम रहेगा, तो जो वैल्यू इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की थी कितनी आई थी मेरे पास में 30 आई थी, तो ये तो रहेगी मेरे पास में 30। लेकिन इसका क्या करूं मैं, तो इसके लिए मैं जाऊंगा अपने पहली इक्वेशन के पास में कि V = U प्लस में 80, और ये कौन सी डायरेक्शन के अंदर में ले रहा हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में ले रहा हूं, तो YT आ गया। तो VY दैट विल बी इक्वल टू U मेरे पास में कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो -40 आ गया, दिस इज -40 माइनस G वैल्यू मेरे पास में आएगी कितनी 10, और टाइम आप लोग को कितना लगा ऊपर से नीचे तक आने में, आप लोगों को लगा 2 सेकंड। तो कैलकुलेट करेंगे तो -40 और ये कितना आ गया -20, तो दिस इज इक्वल टू -60 मीटर पर सेकंड। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की डायरेक्शन में, यानी जब ये हिट करेगा तो इसका एक वैल्यू आ गया मेरे पास में 60 मीटर पर सेकंड। माइनस मेरे को क्या दिखा रहा है कि ओरिजिन से नीचे की साइड में आ रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर आप लोग इसका लिखना चाहें तो -60 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी V निकालनी है। सो फाइनल वेलोसिटी V इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द VX² प्लस में VY² और इस पूरे का रूट। तो रखो इसकी वैल्यूज को, तो ये 900 प्लस में मेरे पास में कितना आ गया 6, 60 का स्क्वायर आपके पास में 3600, तो आप इसको जोड़ेंगे तो √4500 आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी ये निकल कर आ जाएगी। तो ये आपके जितने भी टावर बेस्ड क्वेश्चन थे ना वो सारे आप इसके अंदर में कर सकते हैं। अच्छा, अब एक जो हमारे पास में 3 तरह के जो टावर के हमने क्वेश्चन देखे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं उसका। पहला मैंने बताया कि हमने एक पार्टिकल है उसको हॉरिजॉन्टली फेंका है, ठीक है, विद इनिशियल वेलोसिटी U। तो डायरेक्टली आप उसको 3 ही चीजें पूछेगा आपसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, और तीसरी क्या पूछेगा आपसे
रेंज हो गया और हमारे पास में किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा। तो अगर मैं इन क्वेश्चंस के अंदर में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लूं तो मेरे लिए सारी कैलकुलेशन करना इजी हो जाएगा। आप इसके अंदर में कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, मैंने कहा कि 10 मीटर पर सेकंड से इसको मैंने थ्रो किया, तो इनकी वैल्यूज को पुट डाउन करके आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे रेंज हमने अभी भी देखा तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है 2h/g मैं आराम से निकाल सकता हूँ, कितनी हाइट पर मैं खड़ा हूँ आराम से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। फिर दूसरा मैंने बताया कि मैंने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ में और कुछ इनिशियल एंगल के साथ में, तो यहाँ से आपको निकालना आया। और इसमें मैंने बताया कि आपको अप्रोच जो है उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट को निकालने की सबसे पहले रखनी चाहिए, क्योंकि वो आप निकाल लेंगे तो रेंज निकालना मेरे लिए इजी हो जाएगा। फिर हम फाइनल वेलोसिटी निकालें वो मेरे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे टी की जरूरत पड़ेगी जो उसको वर्टिकल लेके आएगी। जब वो धरती पर आकर नीचे गिरेगा, ठीक है ना, तो वही तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, तो उस फॉर्मूले का मैं यूज कर लूंगा, यानी कि हाइट जो उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो वापसी आकर 40 मीटर कर जाए, कंप्लीट वो उसके डिस्प्लेसमेंट कर जाएगा, तो वही तो टाइम मुझे यूज करना है, तो यहाँ पर आराम से हम उसका यूज कर लेंगे। ठीक, फिर तीसरा क्वेश्चन दिया कि हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको दे दिया, तो ये कुछ स्टैंडर्ड डेटा होते हैं, जैसे 53 का हो गया मेरे पास में, ट्रायंगल बना के देगा, कभी 37 एंगल आप लोगों को दे देगा, तो ये डायरेक्ट बेसिक आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये 37 होता है तो यहाँ पर आपका 40 आ जाता है और ये मेरे पास में ये 30 वैल्यू आ जाती है। बस ये छोटी छोटी वैल्यूज हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें भी आपका पहली अप्रोच क्या थी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की। टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया तो आप आराम से रेंज भी निकाल पाए और किस वेलोसिटी से हिट करेगा वो भी आप आराम से इसके अंदर में निकाल सके। तो ये 3 टाइप थे जो इस पूरे के अंदर में कवर अप होते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन का जो आपके टावर बेस्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर मेरे पास में आज का रहेगा ये 9। मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई मैंने ऑब्जेक्ट को एक तो यहां से हॉरिजॉन्टली फेंका u वेलोसिटी से, दूसरे में मैंने आपसे कहा कि ये ऑब्जेक्ट को मैंने u वेलोसिटी से एक एंगल बनाकर फेंका थीटा, और तीसरे के अंदर में मैंने यहां पर फेंका एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर में एंगल बनाकर थीटा। तो पहला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किसके अंदर में टाइम मुझे ज्यादा लगेगा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा रहेगा। तो ये मैं मान लेता हूं ए ऑब्जेक्ट है, ये बी ऑब्जेक्ट है और यहां पर ये आपके पास में सी ऑब्जेक्ट है। अगर आपको मोशन अंडर ग्रेविटी का कुछ थोड़ा बहुत याद हो तो वहां पर भी मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर बात करी थी कि एक को मैं नीचे की डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, ड्रॉप कर रहा हूं, एक को मैं ऊपर की डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं और एक को मैं तेजी के साथ में नीचे यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं। तो इस केस के अंदर में आपने कहा था कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट जो है मेरे पास में, जो आपने यहां पर फेंका है इसके पास में, उसका मेरे पास में कम रहेगा, जो ए बी सी का मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट कम रहेगा, ए का उससे कम रहेगा और बी का सबसे ज्यादा रहता है इसके अंदर में। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि अगर मैं इन तीनों केसेस की बात करूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे कम रहेगा मेरे पास में सी का, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पर रहेगा सी का, क्योंकि हमने इसको वेलोसिटी से, और दिख भी रहा है कि बहुत तेजी के साथ में आप किसी चीज को नीचे की साइड में फेंकोगे तो जल्दी आकर गिर जाएगी भाई। कॉमन सेंस है इसके अंदर में, तो आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा टाइम और लेगी वो, यानी कि इतना हाइट और कवर करेगी तो कुछ तो टाइम लगा। फिर यहां पर नो डाउट वो यू वेलोसिटी से आएगी, ये केस वैसा ही बन जाएगा जो ये था, लेकिन इतना टाइम तो और एड ऑन हो गया ना, तो इससे तो ज्यादा टाइम ले रही है। और सिंपली ये ऑब्जेक्ट है, आपने ड्रॉप किया है तो ये आराम से नीचे की साइड में यहां पर आकर गिर जाएगा ये, तो सबसे ज्यादा टाइम आप लोगों के पास में इसका लगने वाला, तो टीसी सबसे कम रहेगा, फिर हमारे पास में टी ए का टाइम रहेगा और फिर हमारे पास में टी बी का रहेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता है इन केसेस के अंदर में, टी बी, यानी कि जो मेरे पास में बी ऑब्जेक्ट है जिसको आप ऊपर की तरफ में थ्रो करते हैं उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा रहता है। अच्छा, अब एक चीज और पूछी जाती है इसके अंदर में कि भाई जो मेरे पास में फाइनल स्पीड है वो बताओ किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी मेरे पास में कम रहेगी। तो इस कंसेप्ट को अभी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो फाइनल स्पीड पूछता है ना, जब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में, इन क्वेश्चंस के अंदर में तो हमने देखा था कि वीबी और वीसी की सेम थी, इन दोनों की सेम थी, और इसकी मेरे पास में कम थी फाइनल वेलोसिटी, जो कि 2g/h से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनकी मेरे पास में इक्वल थी। लेकिन जब आपको ये प्रोजेक्टाइल मोशन मिलते हैं, जब किसी एंगल के ऊपर में आप थ्रो कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अभी के लिए सिर्फ कि जो आपके पास में वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ बी है और वेलोसिटी ऑफ सी है, ये तीनों के तीनों मेरे पास में क्या रहती हैं, सेम रहती है। ये जरूरत इनके बारे में बात करूंगा मैं जब वर्क एनर्जी पावर वहां पर पढ़ाऊंगा, तब आपको चीजें समझ में आएगी, क्योंकि तीनों, अगर थोड़ा सा मैं इसकी एग्जांपल दूं आपको, तो सेम हाइट पर है मेरे पास में, ये सेम हाइट पर है, तो इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो भी सेम है, पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सेम है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी है वो भी दोनों का तीनों का क्या रहेगा, मेरे पास में सेम रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपके पास में वेलोसिटीज हैं तीनों केस की, वो यहाँ पर आपके पास में सेम रहेगी।
बेटर आपको जब मैं ये पढ़ाऊंगा वर्क एनर्जी पावर, तब आपको अच्छे से इसके अंदर में समझ में आएगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर में ये कि ये हमने 3 बॉल थ्रो किए हैं, एक एंगल पर, एक डाउनवर्ड एंगल पर और एक मैंने हॉरिजॉन्टली, तो बताओ किसके अंदर में टाइम उसी ज्यादा लगेगा। तो टाइम के लिए आप बिल्कुल वही है जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, वो सेम यहां पर कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे कम टाइम इसके अंदर में लगेगा, कॉमन सेंस है, उससे कम टाइम इसके अंदर में लगेगा, सबसे ज्यादा टाइम इसके अंदर में लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इतनी ऊपर जाकर फिर नीचे गिरेगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो टाइम ऑफ फ्लाइट उसका ज्यादा हो जाएगा। लेकिन फाइनल स्पीड की बात करूं, फाइनल स्पीड की बात करूं, जब हम इनको सिंपली ड्रॉप कर रहे थे वर्टिकली या फिर मेरे पास में एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, तो आपने देखा था कि जो यहां पर टाइम वेलोसिटी है बी और सी की, ये तो मेरे पास में सेम थी, यानी कि ऊपर फेंक रहे हैं या नीचे फेंक रहे हैं तब तो सेम है, लेकिन ड्रॉप कर रहे हैं उसकी यहां पर हमारे पास में कम थी एज कंपेयर टू इनके। लेकिन जब आप एक एंगल पर लेके जा रहे हैं तो तीनों की वेलोसिटी यहां पर सेम रहेगी। रीजन बीइंग, ये आपको वर्क एनर्जी पावर के अंदर में अच्छे से इसको समझाऊंगा। अच्छा, अब आपके पास में जो क्वेश्चंस आएंगे इंक्लाइंड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास में इसका लास्ट टॉपिक बनता है प्रोजेक्टाइल मोशंस का। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर में आप लोगों को देखने हैं जो इंक्लाइंड बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हालांकि बहुत लोग इससे ना डरते हैं कि इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे प्रोजेक्टाइल करेंगे। भाई अगर आप लोगों को बेसिक बिल्कुल अच्छे से आते हैं ना, तो आपके लिए ये इंक्लाइंड प्लेन कुछ नहीं है। अब बेसिक का मतलब क्या है, आपको ये पता है कि आप लोग एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंक रहे हैं। देखो इंक्लाइंड के क्वेश्चन कैसे सोल्व करने, आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक एंगल बनाकर ऐसे एक लाइन बना देता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं इसको, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, यहां से इसको मैं, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट यहां से गया और यहां पर गिर गया, ठीक भाई। ये मैंने इसको एक इनिशियल वेलोसिटी दिया है और इनिशियल वेलोसिटी इसको मैंने यू दिया है, ठीक। ये तो आपको कॉमन प्रोजेक्टाइल था, उसके अंदर में समझ में आता है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर में एक इंक्लाइंड प्लेन बना दूं इस तरह का, तो आपको दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से चला और ये मेरे पास में इस प्लेन पर यहां पर गिर गया। तो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में कुछ भी नहीं है। इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में तो बस सिर्फ ये कहानी बच गई है कि आपने थोड़ा सा उसको एक एंगल प्रोवाइड कर दिया है, और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है। भाई है तो इसके अंदर में भी वो प्रोजेक्टाइल मोशन, है तो इसके अंदर में भी वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, भी इसके अंदर में रेंज होगी, तीनों चीज इसके अंदर में भी रहने वाली। कौन कौन सी, पहले मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा मेरे पास में रेंज, और तीसरा यहां पर वेलोसिटी। इन तीनों की तो कहानी रहेगी। अच्छा, अब ये इनिशियल वेलोसिटी आप लोगों ने दी है इसको, तो अब ये जो आपके क्वेश्चंस के अंदर में दिया जाता है, बहुत से लोग इंक्लाइंड प्लेन के क्वेश्चंस को फॉर्मूलाज का यूज करके सोल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी इसके फॉर्मूला के थ्रू मत जाओ, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर एंगल्स को बदल दिया ना तो आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएंगी। मान लो ये जो एंगल गिवन है इंक्लाइंड प्लेन का, ये एंगल आपको बीटा गिवन है, और ये जो दूसरा एंगल आप लोगों के पास में गिवन है दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल इंक्लाइंड प्लेन और जो आपने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है उसके बीच में अल्फा है, और इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में जो एंगल बना हुआ है इसको आप लोगों ने मानना बीटा है। ये चीज ध्यान रखेंगे कि दो एंगल हमें लेने, एक अल्फा और एक बीटा। आपकी मर्जी है, कोई भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन यहां पर जनरली हम यूज करते हैं इसको अल्फा और बीटा के नाम से। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर आप समझो जो आपको यहां पर यूज करने हैं, जिससे आपको इनको सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है यहां पर जब गिर रहा होगा, यहां पर इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, तो इसके ऊपर में जी नीचे की साइड में लग रहा होगा, जो कि हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ये ऑब्जेक्ट है यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं बात करूं, इस पॉइंट के ऊपर में, तो यहां पर मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास में जी वैल्यू हो गई है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आता होगा कि मैं इसके ऊपर में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल बनता है इसके अंदर में, जो इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होता है वही ये मेरे पास में एंगल होता है बीटा। फिर से समझो कि मान लो मेरे पास में एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल अगर बीटा है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, एनएलएम के अंदर में भी, फ्रिक्शन के अंदर में भी, हर जगह पे इसको कनेक्टेड मोशंस के अंदर में भी जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और ये अगर कंपोनेंट मेरे पास में नीचे की साइड में है जो जी है या कुछ भी इसके अंदर में लगेगा, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा। कैसे बनता है आप इसको एक बार कैलकुलेट करेंगे, सिंपल ट्रायंगल रूल्स हैं उसके अंदर यूज करेंगे। ये मेरे पास में 90 डिग्री का एंगल हो जाता है,
ये आपके पास में 180 माइनस में बीटा एंगल हो जाता है। तो आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एंगल आपके पास में निकल के आता है, दिस एंगल इज बीटा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में दो कंपोनेंट हो गए, यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, मतलब ये आप इस पॉइंट पर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो दो जगह पर इस जी को आपने दो हिस्सों में तोड़ लिया, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट मेरे पास में इस साइड में जा रहा होगा, तो इस जी को दो हिस्सों में तोड़ा हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में। अगर ये यहां पर होता है तो डायरेक्टली आप उसका तो एक ही कंपोनेंट था मेरे पास में, वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, जो रेड लाइन मैंने बना रखी है ना, इस रेड लाइन पर देखो तो ये कोई ना कोई एंगल बनाकर नीचे आ रहा होगा। तो जो मेरे पास में बीटा है इसके साथ में इसकी वैल्यू क्या होगी, जी कोस बीटा, जो एंगल के साथ में बनेगी। ये छोटी छोटी चीजें आपको इसके अंदर में सॉर्ट आउट करनी है, बार बार इनका जरूरत पड़ेगी। और ये वैल्यू मेरे पास में क्या बनेगी, जी साइन बीटा बनेगी। ठीक, तो ये दो चीज आपको इसके अंदर में करनी है, क्योंकि नीचे की साइड में लग रहा है तो ये माइनस आ जाएगा, और ये भी मेरे पास में माइनस आ गया, और यहां पर भी वैल्यू इसकी क्या आएगी, माइनस जी साइन बीटा आप लोगों को यूज करनी है। तो इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में ध्यान रखना कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का बना है, उसको दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं। एक मेरे पास में रेस्पॉन्सिबल होगा इसको एक्स एक्सिस में, और दूसरा रेस्पॉन्सिबल होगा इसका वाई एक्सिस में। अच्छा, एक पॉइंट और इसके अंदर में नोट कर लो आप लोग। पहली चीज तो हमने जी को तोड़ लिया, जहां से भी आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ना, जहां से भी आपका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, वहां से आप अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दो। तो ये मेरे पास में हो गया, इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। और ये जो पॉइंट है, यानी कि जो इंक्लाइंड प्लेन है, यानी कि जिस पर जा रहे हो आप लोग, ये रेड लाइन के ऊपर ही दिखाया मैंने, इसको यार दोबारा से मैं बना के दे देता हूं। ये जो मेरे पास में है, इसको मैं मान लेता हूं मेरे पास में क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, दिस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर मेरे पास में जो एक्सेलेरेशन आएगा वो रेस्पॉन्सिबल होगा जी साइन बीटा, और वर्टिकल में यानी कि वाई के डायरेक्शन में है, जो कि परपेंडिकुलर है इसके, तो वो मेरे पास में जी कोस बीटा इसको रेस्पॉन्सिबल होगा। इंक्लाइंड प्लेन में लगने वाले एक्सेलेरेशन को दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं सिर्फ मैं। पहला पॉइंट आपको नोट ये करना है कि आपको अपना एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडर करना होता है इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में। दूसरा, आपको जी है उसके कंपोनेंट को तोड़ना होता है, रिजोल्व करना होता है, एक तो एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। क्यों हमें रिजोल्व करना पड़ा, क्योंकि ये जो इसके ऊपर में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है ना, वो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा उसके परपेंडिकुलर के साथ में, तो ये बीटा हो गया। और बीटा को जब मैं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लूंगा तो मेरे पास में जी कोस बीटा हो गया, एक्स एक्सिस की तरफ लेके आऊंगा तो मेरे पास में जी साइन बीटा होगा। यानी कि एक्स एक्सिस पर भी मेरे पास में एक्सेलेरेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होगी। ये पॉइंट आपको समझ आता है या नहीं आता है, ये बताओ पहले तो मेरे को भाई। कोई भी एक्सेलेरेशन किसी बॉडी के अंदर में आ रहा है, यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी यूनिट भी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हॉरिजॉन्टल में हम अभी तक जो पढ़ रहे थे, तो आप लोग देख रहे थे कि हॉरिजॉन्टल उसका क्या हो रहा था, कंपोनेंट जो था मेरे पास में कांस्टेंट था, क्योंकि उसके ऊपर में कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा था। यहां पर मेरे पास में एक्सेलेरेशन लग गया जब हमने ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड कर दिया, और इंक्लाइंड कर दिया तो उसका एक्सेलेरेशन आ गया, तो उसकी वजह से उसकी वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर एक्स एक्सिस की तरफ में भी क्या होगी, चेंज होगी। अच्छा, अब इसके देखो जो चीजें हमें इसके अंदर में कैलकुलेट करनी होती है, तो यू एक्स आप निकाल सकते हैं इसके अंदर में, यू कोस अल्फा होगी इनिशियली। अगर मैं यहां पर देखूं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में क्या होगा, यू कोस अल्फा, अल्फा मेरे पास में ये एंगल है, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन अल्फा हो गया। ठीक, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में ये होगी यू एक्स, और इसका वाई कंपोनेंट में मेरे पास में यू वाई यू साइन अल्फा हो गया। एक्सेलेरेशन की बात करूं मैं तो एक्स डायरेक्शन मेरे पास में क्या लगा, माइनस जी साइन बीटा लगा भाई, ये जी साइन बीटा लगा। इसलिए कह रहा हूं फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। समझ गए तो आप आराम से कैसा भी न्यूमेरिकल आपको बना के दे दे, अभी हम उसकी उनकी वैल्यूज पर भी काम करेंगे। तो ये मेरे पास में आ गया वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि जो हमने मानी थी, जो अज्यूम करी है एक्स और वाई डायरेक्शन हमने अज्यूम करी है, उसके अंदर में क्या कैलकुलेशन हमें करनी है, क्या एक्सेलेरेशन निकल रहा है, मैं उन वैल्यूज पर काम कर रहा हूँ। अब एक्सेलेरेशन इन वाई डायरेक्शन भी देखो तो ये मेरे पास में आएगा माइनस जी कोस बीटा। अब ये इनके अंदर में एक्सेलेरेशन आया है, तो कहीं ना कहीं इनकी फाइनल वेलोसिटीज हैं, फाइनल वेलोसिटी जो है ये वी एक्स और वी वाई, ये भी चेंज होगी दोनों केसेस के अंदर में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में आपके पास में एक्सेलेरेशन आ गया, वर्टिकल में तो था ही हमारे पास में एक्सेलेरेशन, जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा मेरे पास में इसकी फाइनल वेलोसिटीज को चेंज करवाने के लिए। भाई अगर कांस्टेंट होता है तब तो कोई चेंज ही नहीं आता उसके अंदर में, ठीक है ना। यहां पर मेरे पास में एक्स डायरेक्शन में बहेगी, इसी पॉइंट को नोट करना है। बार बार मैं एम्फासिस इसी डाल रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेकर। ओके,
अब देखो इसको हम निकालते हैं कि मेरे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है तो ये यहां से यहां तक आने में मेरे पास में कितना ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आपको कौन सी इक्वेशन पर जाना चाहिए, सेकंड इक्वेशन पर जाना चाहिए। तो आप ये देखो कि जो ऑब्जेक्ट था वो इस ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और वापसी इसी पॉइंट पर आ गया, यानी कि ओरिजिन के ऊपर में आ गया, तो उसका वर्टिकल जो है डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो गया भाई, 0 हो गया। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास में 0 हो गया, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ AT स्क्वायर वाला मैं फॉर्मूला यूज करता हूं। तो यहां से मैं इसको डायरेक्टली यूज करूंगा SY UY AY, और इसका भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इनका UY AY इनकी फॉर्म में लिखोगे तो ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में रहेंगे आप लोगों के पास में, क्योंकि आप इजीली उनके अंदर में वैल्यूज को पुट करना जानते हैं कि मेरे पास में UY है तो क्या वैल्यू होगी, UX है तो मेरे पास में क्या वैल्यू होगी। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इसका 0 हो गया। तो UYT आपके पास में कितना है, UYT उसके पास में गिवन है, ये रहा मेरे पास में, इसकी वैल्यू को रखना चाहो तो अभी रख लो, कोई जरूरत भी नहीं है आपको, नहीं तो यहां से आपके पास में आई ये वैल्यू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की साइड में लग रहा है, तो हाफ AYT स्क्वायर। और यहां से आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला निकल के आया, आप बहुत फेमिलियर उस फॉर्मूले से भी, 2U/G से फेमिलियर है। लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोग इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं 2UY डिवाइडेड बाई AY। तो इसमें कुछ नया मैंने नहीं सिखाया, इसमें चीजें वही हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। इस फॉर्मूले को आप रट लो बस, पहले भी इसको मैंने बताया था कि आप इस फॉर्मूले को रट लेंगे तो बार बार आप लोग चाहे कि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कुछ भी क्वेश्चन के अंदर में घुमा फिरा कर दे दे, आप इजीली उसके अंदर में निकाल लेंगे। वहां पर हमने अंडर ग्रेविटी की बात करी तो जी हमने यूज किया था। यहां पर हमारे पास में एक्सेलेरेशन आ जाता है ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो आप डायरेक्टली, एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है कि वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन क्या है, वाई डायरेक्शन में मेरे पास में इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है आपके पास, तो उन फॉर्मूले का यूज करेंगे और यहां से आप टाइम ऑफ फ्लाइट इसका निकाल लेंगे। अब बात करें नेक्स्ट रेंज को लेकर, तो रेंज कैसे निकलेगी आप लोगों की, रेंज मुझे A से B पॉइंट पर जाना है, तो मैं इसके लिए अपना टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है, तो कौन सी इक्वेशन मुझे यूज करनी चाहिए। यहां पर मेरे पास में S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर यूज करना चाहिए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है। तो हॉरिजॉन्टली की बात करूं तो मैं इसको X लिख सकता हूं। भाई पिछला जो केस था उसके अंदर में मैंने उसके वर्टिकल कंपोनेंट को देखा, तो वर्टिकल से मुझे उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पता लग गया। जब मैं रेंज पर जा रहा हूं तो रेंज के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करना है इसका, यहां पर वैल्यूज को आप पुट करेंगे इसकी, S इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, आपको पता है कि टाइम ऑफ फ्लाइट दैट विल बी इक्वल टू 2UY डिवाइडेड बाई AY आपके पास में आ गया। इन वैल्यूज को पुट करेंगे आपके पास में क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। तो ये तो कहानी थी इसके बेसिक फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होते हैं। अब हमें जो है इसके अंदर में वो कहानी पढ़नी पड़ती है, इसके क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है जो आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन के आ जाएंगे। चलो उनको भी देख लेते हैं, उनको भी बड़ा सिंप्लीफाइड वे में आपको समझा देते हैं। तो कुछ और चीज भी एक बार मैं बता दूं आप लोगों को कि जो भी आपके पास में फॉर्मूलाज आ रहे हैं ना, इनको रटना नहीं है। एग्जामिनर ने मान लिया कि आपने अल्फा और बीटा की टर्म के अंदर में अपनी कैलकुलेशंस कर ली, भाई एक्सेलेरेशन मेरे पास में ये होगा, मेरे पास में वेलोसिटी जो है ये होगी। अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा भी चेंज कर दिया और यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा आ गया और ये मेरे पास में अल्फा आ गया, तब कैसे करोगे सोल्व। तो बेसिक कंसेप्ट पर जाओ कि मेरे पास में ये जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन बीटा, अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है, थीटा गिवन है, कुछ भी दे, ये आपको यूज करना है अपने जी के साथ में। और ये अल्फा जो है आपको इनिशियल वेलोसिटी के साथ में यूज करना है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और आपका वर्टिकल कंपोनेंट है उसके अंदर में आपकी ये वेलोसिटी यूज होती है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, बड़ा ही खूबसूरत क्वेश्चन इसके अंदर में मैं डाल रहा हूं कि मान लो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पार्टिकल को मैंने थ्रो किया है, एक को मैंने थ्रो किया 37 डिग्री पर, यहां पर मैंने इसको 37 डिग्री पर थ्रो किया है, और दूसरे को मैंने यहां पर थ्रो किया है, सॉरी पार्टिकल जो है यहां पर ध्यान दे भाई एक बार ना, क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं दोबारा से। एक पार्टिकल है, इसको क्वेश्चन को पूछने के दो तरीके हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है वो 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, और पार्टिकल जो है इंक्लाइंड प्लेन के साथ में 45 डिग्री पर मैंने थ्रो किया है, यानी कि ये u वेलोसिटी से थ्रो किया है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 50√2, ये आपको गिवन है। तीनों चीजें इसके अंदर पूछी है कि भाई मुझे बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा और स्पीड क्या होगी जब वो उसको हिट कर रहा हूं। तो कोई नई चीज इसके अंदर में नहीं पूछी है, चीजें वही हैं जो हमने अभी तक पढ़ी है। दूसरा तरीका इसका ये था क्वेश्चन पूछने का कि मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में
हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में ये दोनों को जोड़ो, कितना बनेगा भाई, ये 82 डिग्री बनेगा ना, 7 5 12 4 3 7 8, मैंने 82 डिग्री के साथ में हॉरिजॉन्टल के साथ 82 डिग्री पर मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद वेलोसिटी 50√2 और 37 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है। तो ये दो तरीके थे। पहले में तो आपको सीधा दे दिया कि 37 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन के साथ में 45 डिग्री पर मैंने थ्रो किया। दूसरा जो टाइप हो सकता है इसके अंदर में इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछने का कि हमने हॉरिजॉन्टल के साथ में 82 डिग्री का फेंका है, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 82 डिग्री तो बना रहा है और इंक्लाइंड प्लेन है वो 37 डिग्री है, तो ये 37 डिग्री हुआ, तो बचा क्या मेरे पास में 45 डिग्री। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ये सारी चीजें इसके अंदर में निकालनी है, तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना वही रास्ता कि सबसे पहले जी को तोड़ो। सबसे पहले किसको तोड़ना है भाई, जी को तोड़ना है। तो यहां से जी मेरे पास में ये 37 डिग्री आया, जी को तोड़ेंगे तो यहां पर आपने तोड़ा इसको, ये वैल्यू जो जी था आपका वो लग रहा है कहीं यहां पर, ये जी लग रहा है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर में। इसको आप दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं, एक मेरे पास में हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो गया मेरे पास में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जहां से आपने थ्रो किया उसको मैंने मान लिया वाई एक्सिस और यहां से इसको मैंने मान लिया है इसका एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस डायरेक्शन में इसके पास में लग रही है वैल्यू ये, और यहां पर लग रहा है इसके साथ में ये वैल्यू, और ये एंगल जो बना हुआ है, क्योंकि ये जो एंगल है यहां पर आप इसके ऊपर में परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस एंगल मस्ट बी 37 डिग्री। अब 37 डिग्री है तो ये कंपोनेंट आपके पास में कितना आ जाएगा, यहां पर वैल्यू लग रही है आपकी 10, तो दिस वैल्यू इज 8 एंड दिस वैल्यू इज 6। अब बहुत से लोगों को तो यहां पर यह समझ में नहीं आया होगा कि मैंने यहां पर 8 क्यों लिख दिया और 6 क्यों लिख दिया। चलो समझा देते हैं भाई। यहां पर आपने देखा कि ये आपके पास में वैल्यू अगर ये 53 डिग्री से और ये 37 डिग्री है और ये वैल्यू आपके पास में 90 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू। ये वैल्यू अगर आपके पास में 5 है तो मैं 37 को जब कंसीडर करूंगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये मेरे पास में क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये वैल्यू जो होती है ये 3 हो गया और ये मेरे पास में 4 हो गया और यहां पर आपके पास में 3 वैल्यू आ गई है। तो ये जो वैल्यू था आपके पास में, जो वैल्यू गिवन है, ये आपके पास गिवन है 10, तो कहीं ना कहीं ये 5 × 2 का मल्टीपल है। तो 2 के साथ में मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे वैल्यू मिली कि ये मेरे पास में 8 आ गया और दिस वैल्यू इज 6। तो 10 को मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया, यहां पर मेरे पास में 8 आ गया और दूसरा यहां पर आपके पास में 6 वैल्यूज की कंसिडर कर सकते हैं, जो आपके पास में जी लग रहा था इसके अंदर में। थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे भाई, ये ना इसके अंदर में जो हमने यहां पर लिखा है ना, ये हमारे पास में 4 बनती है और ये वैल्यू बनती है मेरे पास में 3। एक मिनट दोबारा से मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि मान लो मेरे पास में कोई भी ट्रायंगल होती है जिसमें 2 एंगल हम कंसिडर करते हैं। एक एंगल हमारे पास में क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड ट्रायंगल है भाई, यहाँ पर आपके पास में 37 डिग्री है और ये आपके पास में कितनी वैल्यू है इसकी, 53 है। तो ये जो यहाँ पर बन के आएगा, दिस वैल्यू इज 4 एंड दिस वैल्यू इज 3। तो tan थीटा जो यहाँ पर बनेगा आपके पास में वो बनेगा, अगर 37 में कंसिडर कर रहा हूँ तो दिस वैल्यू इज 3/4 और अगर मैं tan 53 कंसिडर कर रहा हूँ तो आपके पास में 4/3 बनती है और ये वैल्यू जो आती है आपके पास में 5 रहती है। तो यहाँ पर आपके पास में जो कंपोनेंट है, यानी कि जो इसका रिजल्टेंट है, वो आपके पास में 5 का मल्टीपल है और कितना मल्टीपल है, 2 का है। तो जो इस एंगल के साथ में वैल्यू है वो उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, और जो अदर यानी कि ये मेरे पास में जो वैल्यू आ रहा है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, तो आप लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि जो भी आपके पास में वैल्यूज आ रही हैं आप उसके मल्टीपल को चेक करेंगे, हमेशा आपका जी रहेगा और जी में हमेशा आपको ये मिलेगा कि ये वैल्यू आपको 8 रखनी है और ये वैल्यू आपको 6 रखनी है। ये जो 6 है ये आपके पास में मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये रेस्पॉन्सिबल है उसको एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देने के लिए, और ये मेरे पास में किस में रेस्पॉन्सिबल है, उसके वर्टिकल डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन देने के लिए। ठीक भाई, यहां तक कहानी समझ आती है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका मुझे पता है। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2uy डिवाइडेड बाई ay, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। तो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी गिवन है, जब आपने यहां से इसको, तो uy कंपोनेंट आप निकालो, कहां से आएगा uy। देखो हमारे पास में हमने माना था कि ये 45 डिग्री पर फेंका है हमने, ये हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी 45 डिग्री है, सॉरी 50√2 है और ये 45 डिग्री पर हमने फेंका है, तो ये भी 50 आ गया
और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये भी 50 आ गया। इतना तो समझ में आता होगा ना, बस उसको तोड़ना है भाई, आपको रिजोल्व करना है अपने कंपोनेंट्स को। आपको बेसिक पता है कि ये मेरे पास में u cos थीटा होगा और थीटा की वैल्यू मेरे पास में 45 डिग्री है और 45 cos 45 डिग्री 1/√2, तो वहां से कैंसिल हो गया 50 बन गया। उसी तरह से u sin थीटा भी है, 50 आ गया। तो मेरे पास में 50 हमने लिखा, क्योंकि बेसिक टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमेशा और हमेशा आपको क्या यूज करना पड़ता है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट यूज करना पड़ता है, क्योंकि वही तो रेस्पॉन्सिबल है उसको वापसी लाने के लिए, यानी कि आप कहो कि उसकी डिस्प्लेसमेंट को जीरो करवाने के लिए। तो ए वाई यहां पर क्या लगेगा, ए वाई की ध्यान रखो आप लोग कि इस पॉइंट के अंदर में मेरे को ये बताओ कि रेस्पॉन्सिबल कौन है इसको नीचे की तरफ में लाने के लिए, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर वर्टिकल कंपोनेंट, उसका वर्टिकल कंपोनेंट, और वहां पर कितना इफेक्टिवली उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन लग रहा है। हम पिछले जो क्वेश्चंस कर रहे थे नॉर्मली उसके अंदर में कर रहे थे, डायरेक्टली हम बोल रहे थे जी लग रहा है, लेकिन यहां पर देखो जी नहीं लग रहा है भाई, यहां पर लग रहा है आपके पास में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर गलती कर देते हैं आप लोग, इस गलती को आपको अवॉइड करना है। यहां पर आपके पास में जो एक्सेलेरेशन लगेगा इंक्लाइंड प्लेन में, सिर्फ ये डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलता है कि ये जो वैल्यू आप लोग को जी, ये हमारे पास में ए वाई डायरेक्शन में, क्योंकि वाई डायरेक्शन अगर ये है तो ए वाई डायरेक्शन यानी कि यही तो हुआ, माइनस में हुआ, तो ये मेरे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसको नीचे की तरफ में ला रहा है, तो आपके पास में 8 आ गया। और ये वैल्यू आप सोल्व करेंगे तो 4, और ये आपके पास में कितना आ गया भाई, ये 12.5 सेकेंड आ गया। ये कहानी हमें इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को लेकर आ गई। ये जब मैं कह रहा हूं जब मैंने उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर की तरफ में फेंका, यानी कि जब मैंने ऊपर की तरफ इंक्लाइंड प्लेन पे खड़ा हुआ मैं, ठीक, और वहां से मैंने इन चीजों को फेंका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास में आ गया। अच्छा, अब दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, मुझे इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी, और रेंज के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, बहुत अच्छे से समझना इसको। रेंज के लिए उसका एक्स कंपोनेंट जो उसको हॉरिजॉन्टली चलाएगा, यू एक्स टी माइनस में प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता है, जब भी हमें हॉरिजॉन्टली चलना है तो हमें फॉर्मूला पता है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहां से आ गया तो मुझे ये निकालनी है रेंज इसकी, यहां से यहां तक की। मैं कोई फॉर्मूला नहीं रटवा रहा हूं आप लोगों को, बस बेसिक के ऊपर में लेके जा रहा हूं कि बेसिक आप सीख लो, तो इंक्लाइंड प्लेन का जो सॉल्यूशन है बहुत ईजी हो जाता है। अब यहां पर आप देखो कि ये मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर में 6 का एक्सेलेरेशन यहां लग रहा होगा और 8 नीचे लग रहा है, और ये इसका जी जो है वो 10 यहां पर लग रहा होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये दिख रहा है कि ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, तो ये 6 जो है ये एक्सेलेरेशन इसके ऊपर में लग रहा है जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा यहां पर इस बॉडी को मूव करवाने के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो जा रही है कहां पर, आगे की डायरेक्शन में, लेकिन एक्सेलेरेशन उस पर कहां लग रहा है, पीछे की डायरेक्शन में, यानी कि उसके ऊपर में रिटार्डेशन हो रहा होगा। भाई ये जो लग रहा है इसके ऊपर में एक्स डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जाना चाह रही है यहां पर ए से बी साइड में जाना चाह रही है, लेकिन हो क्या रहा है, उसके ऊपर में एक्सेलेरेशन पीछे की साइड में लग रहा है, और आपको अच्छे से पता है कि वेलोसिटी आपकी आगे है और एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट है, तो यहां पर क्या होता है, उसका रिटार्डेशन होता है। और दोनों की डायरेक्शन मेरे पास में सेम हो, वी की और ए की, तो यहां पर आप देखते हैं कि इसके अंदर में होता है मेरे पास में एक्सेलेरेशन, बॉडी जो है वो एक्सेलेरेट करती है, यानी कि उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो यहां पर मेरे पास में आर एक्स क्या आएगा, यानी कि उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या आएगा, सो रेंज दैट विल बी इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू यहां पर आप निकालो कितनी है भाई, 50 आ गया, तो 50 आ गई मेरे पास में ये वैल्यू। टाइम कितना लगा मुझे इसको कवर करने के लिए, 12.5 सेकेंड लगी थी, हाफ, ये माइनस क्यों लिखा मैंने, ये 6 जो इसके ऊपर में लगा है ना भाई एक्सेलेरेशन, देखो पहले क्या थी, पहले हमारे पास में एक्सेलेरेशन नहीं हुआ करता था, तो ये वैल्यू मेरे पास में कांस्टेंट आया करती थी, यू एक्स टी से हम डायरेक्टली अपने फॉर्मूले को सोल्व कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में भी मेरे पास में क्या आ गई है, एक एक्सेलेरेशन आ गई है जो कि यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होगा उसकी स्पीड को वेरी करवाने के लिए, उसकी रेंज को भी चेंज करवाएगा ये। तो यहाँ से आपके पास में 6 आ गया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शन चेंज है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन होगा, सो आई हैव टू यूज माइनस एयर। टाइम यहाँ पर आपने लिखा 12.5 का होल स्क्वायर। आप इसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद में आपका जो आंसर आएगा मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई आप लोग के लिए, ये आएगा आपके पास में 625 डिवाइड बाई 4 मीटर, यहां से आपका निकल कर आ जाएगा। चलो अब बात करूं तीसरी चीज, निकालना क्या है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, वो मैं निकाल चुका हूं। फिर हमारे पास में रेंज थी, वो मैं निकाल चुका हूं। अब मेरे पास में वेलोसिटी की कहानी आती है। तो इसी रिदम में आप लोगों को आगे भी बढ़ना चाहिए, चाहे इंक्लाइंड प्लेन हो, चाहे मेरे पास में प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन हो। सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पर काम करो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया फिर उसके रेंज पर काम करो, और रेंज निकल गई फिर आप उसकी वेलोसिटी पर काम करो। तो वेलोसिटी मेरे पास में फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल अगर वेलोसिटी की बात करूं, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स जो फाइनल बनेगी इसकी, जब ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच रहा होगा, इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, इसको मैं यहां पर बना देता हूं, जब ये ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर है,
और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा है, तो इसके पास में दो वेलोसिटी होंगी, एक वेलोसिटी ये हो गई है और दूसरी वेलोसिटी मेरे पास में ये हो गई है। तो एक वेलोसिटी इसको हम वी वाई बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे वी एक्स। तो वी एक्स में क्या हो रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू यू एक्स माइनस में 80। तो यू एक्स की वैल्यू आपने देखी तो ये मेरे पास में 50 थी, ए मेरे पास में कितना था 66 था, और टाइम मेरे पास में कितना है, टाइम है 12.5। आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास में आया -25 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी कौन सी आई, जो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है। भाई ये चेंज क्यों क्या आ रही है मेरे को तो ये बताओ, पहले तो 50 थी और अब -25 हो गई, क्योंकि यहां पर एक रिटार्डेशन आ रहा है जिसकी वजह से उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी चेंज होगी, इसलिए यहां पर यह आया। अगर ये रिटार्डेशन नहीं होता ना, रिटार्डेशन क्यों आया, क्योंकि उसका जो जी था ना, उसने उसके दो कंपोनेंट्स के अंदर में रिजोल्व कर दिया उसके एक्सेलरेशन को, जो कि एक वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है यानी कि वाई डायरेक्शन में, और एक एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस वजह से हमारे पास में ये वैल्यूज जो डिक्रीज होकर आया, तो आपका वर्टिकल यानी कि एक्स डायरेक्शन में ये आया, और वी वाई की वैल्यू आप निकालेंगे तो वही फॉर्मूला मेरे पास में वी एक्स वी वाई यू वाई 50 आ गया, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 लग रहा है, इधर 6 लग रहा था, तो 8 नीचे की साइड में है तो माइनस में यूज करूंगा, इंटू में टी 12.5। तो ये वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो आपके पास में आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। रिजल्टेंट निकालना चाहेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आप इनका स्क्वायर करके आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो प्रोजेक्टाइल जो हमारे पास में फॉर्मूलाज होते हैं कोई इतने डिफिकल्ट नहीं होते, आराम से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। चलो अब जो मैंने ये देखा, मैंने ये फॉर्मूला क्या था, ये जो था मेरे पास में आपने ऊपर की साइड में फेंका। अब दूसरा जो है वो डाउन टू द इंक्लाइंड प्लेन हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो कैसे आपको उनकी अप्रोच करनी है, चीजें यही रहेंगी। चलो देखते हैं। मैंने कहा कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक इंक्लाइंड प्लेन है जहां से मैं ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, दिस एंगल इज 37 डिग्री। यहां से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है जो कि इसके साथ में एंगल बना रही है इंक्लाइंड प्लेन के साथ में 53 डिग्री का, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी इसको मैंने दी है वो दी है 50 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर पर सेकेंड यहां पर मैंने इसको प्रोवाइड कर दी है। तो अब ये वही कहानी, बार बार हम इस 53 और 37 डिग्री का यूज करेंगे। ये 50 है तो ये वैल्यू मेरे पास में इधर क्या हो गई है, दिस इज 30, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर मैं लूं तो ये मेरे पास में कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, 3/4 वाले रेशियो के अंदर में हम इसको तोड़ के देखते हैं तो वो चीज आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक, अब मुझे क्या करना चाहिए, पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, एक्स और वाई कंपोनेंट है, एक्स और वाई डायरेक्शन उनको डिसाइड कर लेना चाहिए। तो यहां पर आपके पास में एक्स और वाई डायरेक्शन आप देखोगे तो ये इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, कहाँ चला गया भाई, हाँ ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करूँ तो ये मेरे पास में यहाँ से इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि कंपोनेंट मेरे पास में एक्स डायरेक्शन यहाँ पर आ गई, सॉरी वाई डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन कहाँ पर आएगी, ये मैंने इसकी एक्स डायरेक्शन मान ली, दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन। ठीक, तो ये जो कंपोनेंट आया इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास में कितना बना इस वेलोसिटी का, 30 बना, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर आपके पास में 40 मीटर पर सेकेंड बना। ठीक भाई, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जी लग रहा होगा, और जी को भी हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जो जी यहाँ पर लग रहा होगा इसके ऊपर, उसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूँ। ये यहाँ पर वैल्यू आएगी उसकी 8 और यहाँ पर आएगी आपके पास में 6। इस वैल्यू को रट लो, बार बार यही चीज करनी है मुझे। यहाँ पर 10 रहेगा, ये 8 बन जाएगी, और ये 6 हमेशा इसी डायरेक्शन के ऊपर में इसको लगेगी। जब इंक्लाइंड प्लेन यानी कि जो फ्रिक्शन पढ़ेंगे, कनेक्टेड मोशन पढ़ेंगे, हर जगह पे आपको इनका यूज करना पड़ेगा। ये एंगल आपका हमेशा वो एंगल होगा जो यहाँ पर आपके पास में बना हुआ है। नॉर्मल रिएक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो बार बार इनका यूज होगा। ठीक, ये मेरे पास आपको समझ में आया कि ये 30 है, ऑब्जेक्ट यहां से गया और ये कुछ इस तरह से मेरे पास में आ रहा होगा, यहां पर आकर मेरे पास में गिर गया होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। सबसे पहले शुरुआत कहां से करूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास निकल गया तो आराम से मैं सारी चीजें निकाल लूंगा। अप्रोच समझो आप क्वेश्चन की, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर में, सबसे इजी होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मुझे फॉर्मूला पता है, दैट इज इक्वल टू, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इसका, वर्टिकल कंपोनेंट 2uy डिवाइडेड बाई ay। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy में कितनी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, 40 है, तो 40 रख दिया मैंने। ay बताओ मेरे को कि कौन रेस्पॉन्सिबल है इसको एक्सेलेरेट करवाने के लिए, क्या 10 है या 8 है या 6 है। भाई इसके पैरेलल में कौन है, 8 है, तो यहां पर आपके पास में 8 आ गया, 8 5 40 हो गया, ये आपके पास में 10 सेकेंड आ गया, तो 10 सेकेंड उसको लगी है यहां से यहां तक आने में। अच्छा जी,
अब आपको क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको फॉर्मूला जानकारी है बिल्कुल कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, अब समझो इस पॉइंट को कि पिछले केस के अंदर में जब आप देख रहे थे तो ऑब्जेक्ट जो थी एक्सेलेरेशन तो नीचे की साइड में लग रहा था और ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की डायरेक्शन में जा रही थी, तो उसका रिटार्डेशन कर रहा था वो। लेकिन इस केस के अंदर में आप लोग देख रहे हैं कि वेलोसिटी भी इसी साइड में है और एक्सेलेरेशन भी इसी साइड में, यानी कि बॉडी क्या कर रही होगी, एक्सेलेरेट कर रही होगी, यानी उसकी रेंज को इंक्रीज करने में उसके रिस्पॉन्सिबल होगी, दूर तक ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी उसके। तो एस मेरे पास में क्या बनेगा, यू हमारे पास में आई हॉरिजॉन्टल में, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली चलेंगे, तो यू एक्स यहां पर आपके पास में है 30, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है 10 है, और हाफ प्लस यूज करूंगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन मेरे पास में सेम, रिटार्डेशन तो हो नहीं रहा उसका। कैसे पता लगा, क्योंकि जी भी इसी साइड, मतलब एक्सेलेरेशन भी इसी साइड में और वेलोसिटी भी इसी साइड में। तो ए की वैल्यू यहां पर कितनी लिखो मैं 6, और टाइम मेरे पास में आ गया 10 का स्क्वायर। तो ऐसे जो आएगा आपके पास में, आप कैलकुलेट करो तो 300, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो ये भी 300 आया, तो टोटल आपके पास में आ गया 600 मीटर। तो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आई इसकी दैट इज इक्वल टू 600। क्या आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ी? आई थिंक नो, जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। बस अपने बेसिक्स को अच्छे से बना लो कि मेरे पास जो वेलोसिटी दी गई है उसी को मुझे दो हिस्सों में तोड़ लेना है, फिर उसके एक्सेलेरेशन को तोड़ लेना है। एक्सेलेरेशन क्यों, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन पर आ गया तो जी मेरे पास में टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, जिसको दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये 8 आएगा और ये 6 आएगा। 6 रेस्पॉन्सिबल होगा उसको हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक्सेलेरेट करवाने के लिए, और ये 8 जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेट करवाने के लिए। तो बस उनका यूज करो और आराम से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलो, तो ये तो आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन था यहां पर आपका खत्म होता है, लेकिन अभी आपको को थोड़ी चीजें और पढ़नी है प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो कि आपके एक्सटेंसिव लेवल पर, यानी कि एग्जामिनर ने थोड़ा सा अगर उठाया इनको क्वेश्चंस का लेवल तो वहां पर जाकर दे सकता है। सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने, ज्यादा उसके ऊपर में हम काम नहीं करेंगे। तो पहले तो ये बताओ, क्या आप लोग को इनके अंदर में कोई दिक्कत है, इंक्लाइंड प्लेन के अंदर में? बेसिक हमारा ये था कि कैसे हमें जी को तोड़ना है, दो हिस्सों में तोड़ना है, एक मेरे पास में वर्टिकल और एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये समझ में आई? ये आ गया तो समझ लो सारी खत्म हो जानी। या तो अपवर्ड आप इंक्लाइंड प्लेन फेंको, दूसरा हमने देखा कि डाउनवर्ड इंक्लाइंड प्लेन फेंके तो कैसे उनको अप्रोच करना है। इस क्वेश्चन के अंदर में वो भी मैंने करवा के दिखाया, आपको नीचे की साइड में फेंक दिया। मैंने कोई इसके अंदर में रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, मुझे इतना बेसिक पता था कि मैं अपने वेलोसिटी के वेक्टर को दो हिस्सों में तोड़ूंगा, जी को तो मैं दो हिस्सों में तोड़ूंगा, और फिर वहां पर मैं काम करूंगा कि कौन किसको एक्सेलेरेट करवाएगा। चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे मेरे से, चाहे रेंज पूछे, चाहे मेरे पास में फाइनल वेलोसिटी पूछे। फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं आप, इसको वी वाई भी निकाल के दिखाओ और वी एक्स भी निकाल के दिखाओ। फॉर्मूला वो यूज करना है मेरे को, u प्लस में 80 वाला फॉर्मूला, यहाँ पर भी u प्लस में 80 वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में, ये y डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन पता है आपको 8 है, -8 आ जाएगा, रीजन बीइंग कि ओरिजिन से नीचे की साइड में जा रहा है। ax यहाँ पर क्या आएगा, 6 आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसी डायरेक्शन के अंदर में एक्सेलेरेट करवा रहा है, उसको रिटार्ड नहीं करवा रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी मेरे पास में अपवर्ड डायरेक्शन में है, जी मेरे पास में नीचे की डायरेक्शन में, यानी कि उसको रिटार्ड करवा रहा है। कॉमन सेंस से दिखता भी है। मुझे इतना बेसिक क्लियर था, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को अप्रोच किया, और आपको भी उन्हीं क्वेश्चंस, इसी अप्रोच के साथ में अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। चाहे कितना भी वर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दे दे, कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दे, यहां से फेंका, वहां से फेंका, इधर फेंका, वहां फेंका, कैसे भी आ जाए आपके क्वेश्चन, बेसिक ध्यान रखो, आराम से कर लोगे। चलो अब करते हैं कुछ आर्मी बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के अंदर में आया हो अभी क्वेश्चन इससे, और बहुत ही सिंपल है इसके। तो ये कह रहा है कि मान लो एक वॉर चल रहा है और यहां पर आप एक बंकर बनाकर बैठे हुए, ये बंकर है आपका और यहां पर आप लोग बैठे हुए, और एनिमी जो है, यानी कि जो दुश्मन है, वो आपका इस हाइट पर बैठा हुआ है, यानी कि आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, ये बी हाइट पर बैठा हुआ है, और ये जो दूरी है जो इस क्लिफ से है, या फिर जो मैं कहूं कि ये इस पहाड़ी से दूरी है, जो उस हाइट से दूरी है, ये आपने मान लिया ए। यानी कि कुल मिलाकर आप ये देखो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। पहला अप्रोच ये बनता है जब आर्मी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि इस पॉइंट, इसके मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है, ए और बी, यानी कि इतनी हाइट पर है और इतनी दूरी पर है मेरे से। तो मुझे ये निकालना है कि यहां से जो मैं रॉकेट लॉन्च करूं तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये इसको हिट कर दे। पहला क्वेश्चन ये बनता है इसके अंदर में। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताता हूं आप लोगों को
पहली चीज तो समझो कि यहां से कितनी वेलोसिटी से, यानी कि ये आपसे यू मिनिमम पूछता है कि कितनी वेलोसिटी से हम मीट करें, कि अगर मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स गिवन है कि इतनी दूरी पर है और इतनी हाइट पर है। अगला जो टाइप आएगा उसके अंदर मैं एच मैक्स को लेकर बात करूंगा मैं। यहां पर आप समझो कि ये दूरी मेरे को गिवन है, मैंने कहा कि 5 मीटर की दूरी पर बैठा है और 100 मीटर ऊंचाई पर बैठा हुआ है, तो बताओ कितने से मैं हिट करूं कि ये इसको जो है दुश्मन को, या जो वॉर है जिसके अंदर में मेरा एनिमी है, उसको मार गिराए। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे इसके अंदर में कि यू मिनिमम दैट इज गिवन एज, ये इक्वल या ग्रेटर देन होना चाहिए। भाई ग्रेटर होगा तो आराम से उसको तो मार ही देगा ना। ये इनिशियल वेलोसिटी जो होती है यही तो रेस्पॉन्सिबल होता है उसको कितनी हाइट पर लेके जाएगी। भाई हमारे पास में ताकत ही नहीं है, मैंने यहीं पर छोड़ा और यहीं पर मेरे पास में आके गिर गया, तो कोई फायदा हुआ उसका? इनिशियली मुझे कुछ ना कुछ उसको इनिशियल वेलोसिटी इतनी दूं कि वो इस कोऑर्डिनेट को जाकर हिट कर पाए। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला यूज करेंगे बीजी। हालांकि इसकी डेरिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर में आपको जाने की जरूरत नहीं। बीजी प्लस में जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जी स्क्वायर, इस पूरे का रूट, और रूट यहीं पर खत्म नहीं हो रहा है, इस पूरे का भी रूट। ये आपके पास में यू मिनिमम की वैल्यू आती है। अब ये समझ लो कि मेरे पास में ए क्या है, बी क्या है। ये ए जो मेरे पास में एक्सेलेरेशन नहीं है भाई, ये बी, ए और बी जो है वो कोऑर्डिनेट है। ए यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कितनी दूरी पर हूं, वर्टिकली कितनी ऊंचाई पर है। ये बी जी, इन दोनों का प्लस में इन दोनों का आप स्क्वायर यूज करके इसके अंदर में रखेंगे, तो ये मिनिमम वेलोसिटी होगी जिससे मुझे यहां से अपनी टारगेट को हिट करना चाहिए। इतनी इनिशियल वेलोसिटी उसको देनी चाहिए, इससे या इससे ज्यादा कि वो इसको क्या कर दे, इजिली हिट कर दे। तो यहां तक मुझे उसकी मार जो कोऑर्डिनेट्स की होना, तब हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी आराम से इसके अंदर में निकाल सकते हैं। अच्छा, एक टाइप का तो इक्वेशन बनता है। अब वैल्यूज कुछ भी दे दूं यार मैं आप लोगों को, चलो दे देता हूं कि एक क्लिफ है, वहां से दुश्मन कुछ भी, क्लिफ हो सकता है, वॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि 10 मीटर की ऊंचाई पर है और ये जो वैल्यू है ये 5 मीटर की दूरी पर है। तो बताओ कि कितनी मेरी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए कि इसको हिट कर दे। तो आप आराम से वैल्यूज को रखेंगे। बी मेरे पास में पता है कि वर्टिकल होता है, ए मेरे पास में हमने माना था कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। वैल्यूज को रखो, आप इजीली इसके आंसर को निकाल पाएंगे। अच्छा, दूसरा टाइप जो इनके अंदर में बनता है वो ये कहता है कि भाई मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट तो गिवन है, यानी कि मैं यहां पर बंकर बनाकर बैठा हुआ हूं, ये हमने ये बताया कि भाई मैं कितनी दूरी पर हूं, ए दूरी पर हूं, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक मैं इसको हिट कर सकता हूं, एच मैक्स। कि जो मैं यहां पर इसको हिट करूंगा, यहां से एक यू वेलोसिटी दूंगा, तो मेरा पूछना यह है कि मैक्सिमम कितनी हाइट पर मैं इसको हिट कर सकता हूं। ये आपको वो मैक्सिमम हाइट नहीं है जो आप एच मैक्स पढ़ते थे ना, यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, वो फॉर्मूला नहीं कर सकते आप यहां पर। यहां पर हमने क्या किया है, मैंने कहा कि ये इतनी इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको दी है, तो ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक उसको हिट कर सकता है। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, एच मैक्स दैट इज गिवन एज यू की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर जी। ये मैक्सिमम हाइट कहां पर, इतनी दूरी पर, जी दूरी पर मैं मैक्सिमम हाइट कितनी उसको हिट कर सकता हूं। जैसे आपने देखा था कि एक टारगेट है, मान लो यहां से मैंने इसको इधर फेंका, मतलब सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं, तो मेरा ये मानना था, मैं जो पूछना चाह रहा था इस क्वेश्चन के अंदर में कि ये दूरी मान लो मेरे पास में x है, तो मैक्सिमम कितनी हाइट में इसको हिट कर सकता हूं, तो ये पॉइंट आ गया। अगर मैं इतनी दूरी की बात करूं तो ये आ गया मेरे पास में, तो एच मैक्स ही हो गया। यहां पर मैं बात करूं तो एच मैक्स ही हो गया इसके लिए। तो ये जो एच मैक्स है ना, वो पूरे प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है ये वाला। और मैं जो अभी पूछ रहा हूं कि मैं इतनी दूरी पर, यानी कि ये मेरे पास में कोऑर्डिनेट जो है फिक्स है, जो ये क्लिफ की दूरी है वो मेरे पास में फिक्स है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि यहां से मैं, अगर इनिशियल वेलोसिटी मेरे को गिवन है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू मुझे गिवन है, जिसके लिए मैं फिक्स हूं, जिसके लिए मैं पूरी जानकारी है मेरे को, तो मैं कितनी मैक्सिमम हाइट तक उसको हिट कर सकता हूं। यानी कि ये जो वैल्यू है ये ऐसे जाए, हो सकता है कि इसके ऊपर भी वो अपना मैक्सिमम बनाकर आए, लेकिन मैं इस एच दूरी पर, ए दूरी पर मैं उसको देखना चाह रहा हूं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग इसका यूज करेंगे, एच मैक्स दैट इज इक्वल टू यू की पावर 4, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो आपने दी है, जो आपकी फिक्स वेलोसिटी है, ए स्क्वायर जो आपका दूरी है ये, जी स्क्वायर जो अंडर ग्रेविटी है, यू स्क्वायर जी।
आप इसको लगाएंगे और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसके अंदर में कोई भी चीज़ आप लोगों को ध्यान इसके अंदर में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर में बन सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे होंगे कि हमारे पास में कुछ इस तरह का हो कि मान लो यहाँ से जो एनिमी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आर्मी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्लेन है मान लो मेरे पास में, बन जा प्लेन भाई, चलो प्लेन बनाते हैं, ये मेरे पास में प्लेन बन गया, ऐसे बनेगा ना, चलो प्लेन बन गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरे पास में प्लेन इस साइड में आ रहा है, यहाँ पर हमारा कोई एनिमी है बंकर में बैठा हुआ है, यहाँ से मुझे एक जो मिसाइल है वो लॉन्च करनी है। तो मिसाइल लॉन्च करेंगे तो कंफर्म है कि वो किस तरह का मोशन करेगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और ये कितनी ऊंचाई पर है, ये h हाइट पर है, और ये कितनी दूरी पर है, ये मान लिए x दूरी पर है इस क्लिप से। तो मुझे ये निकालनी है कि ये कितनी दूरी पर है, यानी कि जो हम बात करें कि यहां से कितनी दूरी पर गिरा है कि ये इस बंकर को तबाह कर देगा। तो बेसिकली हम इसके रेंज को निकालना चाह रहे हैं, और जब ये यहां से निकालेगा तो ये आपको ये भी पता होगा कि ये इस तरह से अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आएगा। जो यहां से मिसाइल निकलेगी वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन करती हुई आएगी और इस बंकर को हिट करनी है। यानी कि मुझे ये देखना है कि इस हाइट से, मतलब जहां पर ये इस हाइट पर ये जो प्लेन है ये इसको हिट कर पाए, तो उसके लिए h हाइट पर मेरे पास में प्लेन उड़ रहा है। तो ये x अगर मैं निकाल लूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितनी ऊंचाई पर, मतलब कितनी दूरी पर इस बंकर से इसको ये मिसाइल जो है ड्रॉप कर देनी चाहिए। हालांकि आजकल जो आ रखे हैं बड़े ही जीपीएस बेस्ड हमारे पास में टारगेट फिक्स मिसाइल्स आ रखी हैं, जिसमें आप टारगेट फिक्स करते हैं, तुरंत जाके उसको ब्लास्ट कर दे, जो आपका एनिमी है उसको ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज आ सकता है, ठीक है ना। तो आप इनकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट करना, उसके अंदर में कैसे हमारे पास में रेंज होगी। तो बेसिक हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए इस आर्मी बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर में। अभी जो पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें दो तरीके के क्वेश्चन आपने सीखे कि कोऑर्डिनेट फिक्स हैं तो मुझे कितनी इनिशियल वेलोसिटी उसको देनी चाहिए ताकि हिट कर पाए। दूसरे में आपने देखा कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास में फिक्स है, तो उस इनिशियल वेलोसिटी से मैक्सिमम कितने तक मैं हिट कर सकता हूं। अब इसके अंदर में ये है कि प्लेन आपका उड़ रहा है, तो प्लेन जब उड़ रहा है तो इसको बंकर को तबाह कर दे, यानी कि आपका हॉरिजॉन्टली इतनी चलनी चाहिए ऑब्जेक्ट, तभी तो इसको तबाह कर पाएगा इस h हाइट से। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको चलाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, इसका हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट और टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि आपने इसको सिंपल ड्रॉप किया है। सिंपल ड्रॉप के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट हमें जानकारी है 2h/g होता है, और ये मेरे पास में ux है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को रखेंगे आपके पास में x आ जाएगी। रखो भाई, रख लो, आराम से आपके क्वेश्चंस सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे जो प्रोजेक्टाइल मोशंस के। तो कोई नई इसके अंदर में रॉकेट साइंस थोड़ी ना यूज कर रहे हैं भाई हम लोग। चलो अब एक क्वेश्चन और कर देते हैं, इसके अंदर में लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसके बाद में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है वो बिल्कुल फिनिश। करवाएं या फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर में करवाएं? चलो करवाए देते हैं इसको भी। अच्छा क्वेश्चन है ये, पूछा गया क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर में। हमने कहा कि भाई मेरे पास में एक मिसाइल है, यहां पर मिसाइल है, यहां से मिसाइल हमने छोड़नी है, और एक प्लेन है, मान लो प्लेन है यहां से गुजर रहा है, जैसे पीएम मोदी साहब गए थे पाकिस्तान के ऊपर से जब प्लेन लेके जा रहे थे, तो मान लो यहां पर कोई भी मिसाइल रखी हुई है और ये प्लेन जो है ये उड़ रहा है भाई 250 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर, 250 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये। अब ये इस मिसाइल की टेरिटरी के अंदर में आ रहा है। एक तो केस ये हो सकता है कि ये मिसाइल जो है ना ये ऊपर की साइड में हिट करे यहां पर 250 मीटर पर, तो आराम से इसको गिरा देगा। तो मैं पहले ये निकालूं कि अगर मेरे पास में इसकी इनिशियल वेलोसिटी मैंने दी है कि ये इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड से थ्रो कर सकता है, तो कितनी हाइट तक जाएगा ये, तो उस हाइट तक जो प्लेन आएगा उसको डायरेक्टली हिट कर देगा। लेकिन मैं जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जब ये इसके पास आसपास से गुजर रहा है तो कितनी ड्यूरेशन के लिए ये प्लेन डेंजर में है, ड्यूरेशन के लिए ये प्लेन डेंजर में है। तो पहली कहानी तो आपको ये समझ में आती है कि अगर ये मैक्सिमम हाइट हम यूज करें तो एच मैक्स, यानी कि मैक्सिमम ये वर्टिकली कितना हिट कर सकता है, तो u²/2g। तो वैल्यूज को रखेंगे तो 100 मेरे पास में 100 इंटू में 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में g, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में 500। यानी कि अगर ये वर्टिकली आ जाए मेरे पास में तो वर्टिकली तो 500 मीटर पर इसको हिट कर देगा प्लेन को। लेकिन भाई ये अगर इसने अपना मुंह जो है इस साइड में घुमा दिया या फिर अपना मुंह इस साइड में घुमा दिया, मान लो प्लेन यहां पर आ रहा था, जैसे प्लेन यहां पर आया तो ये इसको हिट कर गया, या फिर इधर जा रहा है तो यहां से भी हिट कर दे,
क्या पता यहां पर भी मार दे इसको। तो मुझे ये जो ड्यूरेशन है यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये दूरी पता लग जाए, ये वाली दूरी जो है, तो इतने दायरे में मेरा जो प्लेन है वो कहीं ना कहीं डेंजर में होगा और उसका ड्यूरेशन भी मुझे निकालना पड़ेगा। और ये प्लेन जो है इसकी स्पीड मैंने दी है 500 मीटर पर सेकंड से यहां पर मूव कर रहा है। तो टाइम जो पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये कितनी ड्यूरेशन में डेंजर में है। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास में एच मैक्स यानी कि कोऑर्डिनेट मेरे पास में फिक्स हो गए। मान लो ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेट यहां तक हिट कर सकता है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट यहां तक हिट कर सकता है, जो ये कोऑर्डिनेट है इतनी दूरी पर जाकर इतनी हाइट पर हिट कर सकता है, जो हमने अभी देखा ये इतनी दूरी पर जाकर इतने कोऑर्डिनेट पर इतनी हाइट तक हिट कर सकता है। इस फॉर्मूले को हमने देखा ना कि ये मेरे पास में फिक्स है कोऑर्डिनेट, और तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम हाइट को कितना हिट कर सकता है। तो हमने मान लिया कि ये इतने दायरे के अंदर में मेरा जो प्लेन था वो डेंजर में था। ये डिस्टेंस हमने मान ली x, इधर भी हमने मान लिया x है। कोई भी वैल्यू आप मान लो इसकी, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो। तो h मैक्सिमम मेरे पास में क्या आ सकती है, फॉर्मूला आप लोगों को पता है, u4 माइनस में u की 4 टाइम्स g स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर g। वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है या तो मेरे पास में 250 या उससे ज्यादा है। ये जो रिजल्ट है h मैक्सिमम, भाई हो सकता है कि प्लेन यहां तक, मतलब मिसाइल है यहां तक भी कोई उड़ रहा हो तो उसको हिट कर दे। तो मेरे लिए तो इस प्लेन की जो कहानी है वो 250 मीटर पर उड़ रहा है। अगर ये वैल्यू 250 मीटर तक आ जाए यानी कि ग्रेटर या फिर इक्वल 250 मीटर आ जाए तो ये प्लेन को हिट कर देगी मैक्सिमम इस कोऑर्डिनेट पर। इस इनिशियल वेलोसिटी u से जो कि 100 मीटर पर सेकंड है, इतनी वेलोसिटी में दूंगा तो आराम से उसको हिट कर देगा। ये इधर भी मैं देखूं तो इतनी इनिशियल वेलोसिटी उसके पास में है तो मैक्सिमम यहां तक पहुंच के उसको हिट कर देगा, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स, अगर मैं थोड़ा और दूंगा तो ये यहां तक नहीं पहुंचेगा, नीचे गिर जाएगा यहां पर, तो ये तो पहुंचा नहीं, तो मैक्सिमम ये यहां तक हिट कर सकता है इसको। तो अगर ये दूरी जो है ये 250 मीटर या ऊपर तक है तब तो मेरे लिए काम आ जाएगी, यानी कि जो एच मैक्स आ जाएगी तब तो उस प्लेन को हिट कर देगा वो। तो इस साइड में भी इतना करेगा और इस साइड में मेरे पास में इतना कर सकता है। तो यहां से आप लोग इसकी निकालेंगे वैल्यू, तो x की जो वैल्यू आपके पास में आएगी, ये जो x आएगा आपके पास में, आप पूरी कैलकुलेशन करना, सारी वैल्यूज को पुट डाउन करना भैया, तो ये x आएगा। आपको कंसेप्ट समझना है इसके अंदर, वैल्यूज आप कैसे निकाले वो आपकी थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे आराम से निकल जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट था वो समझ लेना कि ये जो x है ये मेरे पास में 500√2 आनी चाहिए, यानी कि 500√2 इधर और ये मेरे पास में 500√2 इधर, दोनों साइड में मेरे पास में इतनी दूरी का खतरा है। अब इतनी दूरी का खतरा है तो टोटल ये डिस्टेंस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी आई, 500 यहां पर और 500 यहां पर, तो ये आया मेरे पास में 1000√2। और किस स्पीड से उड़ रहा है मेरे पास में प्लेन, टाइम निकालना है ना मुझे कितनी दूरी के अंदर में हो, तो टाइम स्पीड उड़ रही है उसकी 500 से, तो आपके पास में आया, अगर रूट ये कैंसिल हो गया तो ये आपके पास में 2 और टाइम आपके पास में आया 2√2 सेकेंड। कंसेप्ट सिर्फ इतना सा आपको लोगों को ध्यान रखना था कि ये जो एच मैक्स निकालोगे ना आप लोग दोनों साइड में, वो इतनी दूरी तक उसको हिट कर सकता है। मान लो ये यहां तक हिट नहीं किया, थोड़ी और इसने इंक्लाइन किया और ये प्लेन यहां तक, यहां से गिर के नीचे की साइड में आ गया, उसको हिट ही नहीं करेगा। तो ये वैल्यू जो है वो 250 या 250 से ज्यादा होनी चाहिए ना, तभी तो उसको हिट कर सकता है वो। 250 ये हो गया और 250 से ज्यादा तो मेरे पास में ये वैल्यू आ जाएंगी। तो ये मैक्सिमम मेरे पास में 250 का इतना हिट कर सकता है, इतनी मैक्सिमम हाइट तक वो उसको क्या कर सकता है, हिट कर सकता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो यहां से मुझे समझ में आया कि इतनी दूरी यहां पर और इतनी दूरी यहां पर, दोनों को मैं सम अप करूंगा तो टाइम आराम से निकाल सकता हूं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और किसकी स्पीड में देखूंगा, प्लेन की। जो प्लेन यहां से गुजर रहा है वो अगर इतनी सेकेंड तक इस मिसाइल के आसपास है तो वो खतरे में, तो आपके पास में है 2√2 सेकेंड। तो यहां पर आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो कंप्लीट होता है। एक्सटेंसिव लेवल तक मैंने आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन करवाया, जो कि आपके किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम के अंदर में बैठो तो इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बस अब सिर्फ आप लोगों को ये करना है कि जो भी आपको नोट्स प्रोवाइडेड है, जो आपके कंटेंट सेक्शन के अंदर में जाकर देखेंगे, तो उसके अंदर में सबसे पहले आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना है। थ्योरी पोर्शन पढ़ने के बाद में आपको उसके जो एक्सरसाइज गिवन है उन सारी एक्सरसाइज को आप लगा लो। फिर आपके पास में जो PYQ है उनको आप लगा लो भाई, और फिर आप अपनी DPP और CPCT यानी कंप्लीट चैप्टर टेस्ट है उनको लगाना शुरू कर दो। क्योंकि अब जो हमारे पास में ये चैप्टर बचा है, बस छोटे छोटे टॉपिक्स और रह गए। रिलेटिव मोशन रह गया मेरे पास में,
रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन 2D, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। उसको खत्म करेंगे और फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, और वहां पर हमारा काइनेमेटिक्स 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अपना NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, और फिर हम देखेंगे अपना फ्रिक्शन। तो आज की कहानी यहाँ पर खत्म करें। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जो भी लेवल आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन का करवाया गया है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। बाकी आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और फिर भी कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे को ज़रूर इन चीज़ों के लिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।